गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलो आज हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर अपन पहले कंप्लीट करते हैं। 2-3 पॉइंट्स ही पेंडिंग है अपने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में। हम लोगों ने जो मेन चीज़ अभी डिस्कस की थी, एक तो था फॉर्मेट में आप याद करोगे तो LOP, SOP एंड DLOP। LOP के केस में वी स्टार्ट विथ GAV। फ्रॉम GAV you will subtract municipal tax which is paid by owner, then you will get NAV, standard deduction 30% and interest on loan। उसके बाद आप लोगों को GAV का कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया था। स्टेप नंबर 1 इज कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट which is municipal value or fair rent whichever is compare with whichever is so that is your expected rent। स्टेप 2 इज एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट। अगर वैकेंसी नहीं है तो 1 और 2 विचएवर इज हायर। अगर वैकेंसी है तो स्टेप नंबर 3 आएगा, स्टेप 2 प्लस वैकेंसी रेंट। इफ स्टेप 3 इज मोर देन और इक्वल टू स्टेप नंबर 1 देन स्टेप नंबर 2 इज GAV, अदरवाइज स्टेप नंबर 1 इज योर GAV। SOP का जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होता है विथ NAV नील लेना है एंड आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलेगा, और वो भी डिफॉल्ट स्कीम में आपको माइनस करने नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद DLOP जिसका फॉर्मेट सेम एज LOP है, और DLOP में आप याद करोगे तो आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही आपका GAV बन जाएगा। याद आया? फिर उसके बाद जो अपना SOP है उसमें आपको इंटरेस्ट माइनस करने मिलता है, लेकिन याद करो उसके अंदर लिमिट रखी गई है। 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मैक्सिमम, और नहीं हुई तो मैक्सिमम। ये जो 2,30,000 है ये 2 घर का मिला के एक घर का मिलेगा, 2 घर का, क्योंकि आप मैक्सिमम कितनी SOP रख सकते हो? 2। अच्छा, अगर एक ही घर में 3 या 4 ओनर हैं और सबने लोन लिए तो ये 2 लाख की लिमिट पर हाउस रहेगी कि पर ओनर होगी? पर ओनर। को ओनर्स का कॉन्सेप्ट किया था डिस्कस। 4 कंडीशन में पहला कंडीशन था loan should be taken on or after, loan should not be taken for construction or acquisition should be completed within from the end of the year in which loan is taken, and last is interest certificate। अगर ये चारों कंडीशंस क्या हो जाती हैं तो ही कहने से आपको मैक्सिमम कितना माइनस करने मिलेगा? 2 लाख माइनस करने मिलेगा। याद आया? चलो, उसके बाद PCPI करके हमने डिस्कस किया था। उसमें अपने को अमाउंट चाहिए, रेट चाहिए और ड्यूरेशन चाहिए। ड्यूरेशन में स्टार्ट डेट याद करो, इट इज डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ, एंड इट विल बी अप टू विच डेट, तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन उसके पहले जो 31 मार्च गया तब तक, क्योंकि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस साल के इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड, सारी की सारी इंटरेस्ट को हम पोस्ट कंसिडर करें। याद आया आपको? ओके। फिर उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ा था। अगर समझो एक प्रॉपर्टी 9 मंथ्स के लिए लेट आउट है और 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या समझेंगे? LOP। अच्छा, अगर समझो एक प्रॉपर्टी है जो 6 मंथ्स लेट आउट है, 3 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड है और 3 मंथ्स वेकेंट है, LOP। आप SOP कब समझोगे प्रॉपर्टी को? When it is self occupied throughout the year। पूरे साल के लिए अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ही आप उसको SOP समझोगे, नहीं तो वो क्या बन जाएगी? LOP। फिर अगर आपके पास 2 से ज्यादा SOPs है तो फिर आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी को DLOP मानना पड़ेगा। अगर 3 SOP है तो उसमें से कैसे सिलेक्ट करना है? तो याद करो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, SOP, SOP, DLOP, SOP, DLOP, SOP, DLOP, SOP एंड SOP। अपन ने वैसे भी सम्स कर लिए। चलो अब लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब जो पार्ट मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये पार्ट दूसरे चैप्टर्स में लिंक होने वाला है। आज आपके दिमाग में कुछ डाउट्स रह सकते ये चीज को लेकर। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे जब अपन आगे के चैप्टर्स करेंगे। तब आगे के चैप्टर्स जब भी पढ़ेंगे तो मैं ये चीज को वहां पे आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा। सो अभी मैं एक बार पढ़ा रहा हूं,
हो सकता है कि ये चीज में आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हो, और भी वो सारे डाउट्स जितने होंगे मैक्सिमम अपन अभी क्लियर करेंगे। कुछ चीजें आगे के चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। 2 चैप्टर्स हम आगे पढ़ने वाले, एक है कैपिटल गेन्स करके चैप्टर और दूसरा है क्लबिंग ऑफ इनकम करके चैप्टर। ये 2 चैप्टर्स के साथ कुछ चीजें यहां से कनेक्टेड है। तो जब वो चीज आएगी ना आगे जाके, तब मैं आप लोगों को ये वाला पार्ट वहां पे लिंक करवाऊंगा और वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ये प्रोविजन और वो प्रोविजन दोनों को मर्ज कैसे किस तरह से प्रोविजन अप्लाई करना है। सो अभी मैं आप लोगों को एक बार प्रोविजन एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं वापस बोल रहा हूं, कुछ दिमाग में डाउट्स आएंगे, पेंडिंग रखेंगे थोड़े डाउट्स, थोड़े बहुत जो आपको डाउट्स आएंगे पहले आप मुझे पूछ लेना। जो भी डाउट्स आगे के चैप्टर के साथ कनेक्टेड है मैं आगे करवाऊंगा। अभी मैक्सिमम चीजें मैं आंसर करूंगा आपकी, बराबर। चलो ध्यान देना। अब फ्रेंड्स, आपका नाम क्या? पार्थ। पार्थ जो है, समझो इसके पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है। हाउस प्रॉपर्टी 1, 2, 3, 4 एंड 5। कितनी हाउस प्रॉपर्टी है बोलो? 5। और पांचों की पांचों हाउस प्रॉपर्टी इसने क्या रखी है? सेल्फ ऑक्यूपाइड रखी है। आप पांचों के पांचों घर यूज कर रहे हो। 5 घर है, पांचों के पांचों एसओपी है। अब मुझे बताओ, टैक्स के पर्सपेक्टिव से कितने घर हम एसओपी रख सकते हैं? 2। तो अभी ये 2 घर को समझो इन्होंने एसओपी रखा, पहले 2 घर को, तो बाकी के 3 क्या हो जाएंगे? डीएलओपी हो जाएंगे। तो इस पे डीएलओपी के प्रोविजंस लग गए और पहले 2 पे एसओपी के प्रोविजंस लग गए। सो पहले 2 हो गए एसओपी, बाकी हो गया डीएलओपी। तो मैं समझ रहा है एसओपी में तो आंसर नेगेटिव आ सकता है या निल, बट इसमें आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और निल भी आ सकता है। अब क्या हुआ कि इनको पता है कि चलो कोई भी प्रॉपर्टी पे समझो लोन नहीं है, एग्जाम्पल कहने से इधर से नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, और कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर लोन तो इधर भी कहने से नेगेटिव आंसर और नील नहीं आएगा। क्योंकि यार नेगेटिव होने का रीजन तुम समझो, डीएलओपी में देयर इज ओनली 1 रीजन जिसके वजह से आंसर नेगेटिव आ सकता है और वो है लोन। क्योंकि उस एनएवी आएगा कुछ ना कुछ, तो एनएवी में से क्या माइनस करोगे? तो तुम्हें समझता है 70% तो एनएवी ही बच रहा है अपना, अपन उसके सामने क्या एडजस्ट करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अभी इधर आंसर इसको पता है पॉजिटिव है, इधर आंसर नील है, मतलब पार्थ आपको पता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब पार्थ ने एक प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग? ये 3 हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये 3 हाउस प्रॉपर्टी इसने मिसेस पार्थ को गिफ्ट कर दी। क्या कर दी? मिसेस पार्थ को। मतलब ये 3 प्रॉपर्टीज का ओनर कौन बन गया अभी? तो अभी पार्थ के पास कितनी प्रॉपर्टीज? मिसेस पार्थ के पास कितनी? और ये 2 प्रॉपर्टी कहने से एसओपी रख सकता है। मिसेस पार्थ 2 प्रॉपर्टी एसओपी रख के 1 डीएलओपी रख सकती है। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो टोटल देखो 4 प्रॉपर्टीज एसओपी हो गई, और 4 प्रॉपर्टीज एसओपी हो गई, प्लस 2 इसके हाथ में, 2 उसके हाथ में, स्पाउस के हाथ में इसके, प्लस 1 डीएलओपी आई, इससे समझो इनकम भी आई। तो वो भी इनकम किसके हाथ में गई? मिसेस पार्थ के हाथ में। मिस्टर पार्थ के हाथ से इनकम हट गई। सो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया था? टैक्स बचाने के लिए वो लोग प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर देते थे? स्पाउस को। किसको ट्रांसफर करते थे? स्पाउस को। अब स्पाउस को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो अब स्पाउस बन गई लीगल ओनर वो प्रॉपर्टीज के, और वो भी कहने से 2 एसओपी रख सकती है। सो इस तरह से लोग क्या करते थे? टैक्स बचाते थे। अब गवर्नमेंट को भी पता चला कि लोग इस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए एक गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया। क्या? कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है, बोलो कौन है? हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसको? स्पाउस को, फॉर नो कंसिडरेशन
और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। मतलब पार्थ ने मिसेस पार्थ को असेट दिया, सामने से पैसा नहीं लिया, सो इट इज नो कंसिडरेशन। या सामने से पैसा लिया लेकिन जो मार्केट वैल्यू थी उससे कम लिया, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर कोई इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, किसको? फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर स्पाउस जो है वो क्या बन जाएगी? ये प्रॉपर्टी की लीगल ओनर बन जाएगी, लीगल ओनर। अब एक गवर्नमेंट ने सेक्शन बनाया, सेक्शन नंबर 27 करके। कौन सा सेक्शन बनाया? 27। और सेक्शन 27 में बोल दिया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को असेट ट्रांसफर करेगा, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर स्पाउस, आप भले ही वो प्रॉपर्टी के लीगल ओनर हो, हम इंडिविजुअल आपको ही ओनर मानेंगे। मतलब क्या? डीम्ड ओनर। सो हम आपको ही ओनर मानेंगे। सेक्शन नंबर 27 इज ऑन डीम्ड ओनरशिप। सो सेक्शन नंबर 27 किसके ऊपर है? डीम्ड ओनर के ऊपर है, डीम्ड ओनरशिप के ऊपर। मतलब भले ही इंडिविजुअल आपने अपसेट स्पाउस को दिया होगा, वो लीगल ओनर बन जाएगी, लेकिन हम तो ऐसा ही समझेंगे कि वो प्रॉपर्टी की ओनर है कौन, या वो प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? इंडिविजुअल आप खुद ही हो। मतलब इन शॉर्ट, ये इंडिविजुअल ने 3 हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को दे दी। अब तुम समझो ये 2 प्रॉपर्टी का लीगल ओनर कौन? तो इसका लीगल ओनर पार्थ, और ये 3 प्रॉपर्टी का भी ओनर कौन? पार्थ ही होगा। हम ऐसा ही मानेंगे कि यही ओनर है, हम समझेंगे ही नहीं कि मिसेस पार्थ ओनर है। सो अब ये 2 प्रॉपर्टीज का ओनर ये 3 प्रॉपर्टीज का लीगल ओनर, डीम्ड ओनर भी यही। तो वापस से तुम्हें समझ में आ रहा है, 2 एसओपी और 3 डीएलओपी। सो ये जो लोग प्लानिंग कर रहे थे ना, वो प्लानिंग को गवर्नमेंट ने क्या किया है? फेल किया है सेक्शन नंबर 27 बना के। अब एक गलती मत करना, मेजॉरिटी बुक्स में आप क्या पढ़ते हो कि हस्बैंड ने वाइफ को असेट ट्रांसफर किया फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अंडरस्टैंड, हस्बैंड वाइफ को असेट ट्रांसफर करे तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा ही, बट ऐसा भी हो सकता है कि मिसेस पार्थ के पास 5 प्रॉपर्टी हो और मिसेस पार्थ ने पार्थ को 3 प्रॉपर्टीज गिफ्ट की, तो भी ये प्रोविजन अप्लाई होगा। क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है हस्बैंड इज ट्रांसफरिंग, क्या लिखा है? इंडिविजुअल टू स्पाउस। सो वो गलती मत करना। सो प्रोविजन क्या है? फर्स्ट पॉइंट है ये, क्या है प्रोविजन? कि इफ इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग टू फॉर और फॉर स्पाउस, शी इज लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट हम किसको ओनर मानेंगे? इंडिविजुअल को ओनर मानेंगे। गया बेचे में आपके? हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में पहला ही डाउट आ सकता है कि सर चलो ये पॉइंट तो हमें समझा, लेकिन अगर समझो सर असेट हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, समझो ये इंडिविजुअल के पास कुछ डिबेंचर्स थे और वो डिबेंचर्स उसने स्पाउस को दे दिए, तो क्या होगा? तो उन सब चीजों का ये आंसर मैंने आपको क्या बोला कि मैं आगे के चैप्टर्स में कर पाऊंगा, क्योंकि अभी एक आगे चैप्टर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा उसको, बट तब मैं ये चैप्टर और ये कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट मर्ज करके आपको पढ़ाऊंगा। चलो अभी अपन सेक्शन 27 में आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक प्रोविजन क्या बनाया गया है कि अगर इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है टू स्पाउस एंड ट्रांसफर हुई है बिकॉज देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। मतलब क्या? दोनों अभी क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। सो पार्थ ने मिसेस पार्थ को 2 प्रॉपर्टीज दे दी और बोल दिया आज से तेरे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। सो नाउ देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव। नाउ इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, देन सेक्शन नंबर 27 इज नॉट एप्लीकेबल। तो अब ये 2 प्रॉपर्टीज जो अगर मिसेस पार्थ को गई, जो भी प्रॉपर्टीज, तो वो प्रॉपर्टीज का ओनर कौन बन जाएगा?
मिसेस पार्थ, और उस पर टैक्स भी किसको लगेगा? मिसेस पार्थ को। सो प्रोविजन क्या है कि अगर एक इंडिविजुअल असेट ट्रांसफर कर रहा है, किसको? स्पाउस को। कौन सा असेट है? हाउस प्रॉपर्टी। फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, स्पाउस आप कौन हो? लीगल ओनर। इंडिविजुअल हम आप ही को ओनर मानेंगे, दैट इज डीम्ड ओनर। एंड सेक्शन 27 इज नॉट एप्लीकेबल इफ देर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, इफ देर इज एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। सो ये आपका पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर 2 में आप लोगों को डाउट और भी आने वाले हैं, ध्यान देना। अगर एक इंडिविजुअल है जो हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है? हाउस प्रॉपर्टी। किसको ट्रांसफर की जा रही है अब? माइनर को। किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है? फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इट कैन बी माइनर सन और इट कैन बी माइनर डॉटर। अगर इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, माइनर वापस से क्या बन जाएगा? लीगल ओनर ऑफ द असेट। हम इंडिविजुअल आप ही को ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर। तुम देखोगे ना तो जनरली क्या होता है मेजॉरिटी केसेस में कि आज शादी होती है ना जब, तो 99% केसेस में देखोगे तो स्पाउस जो होती है, मतलब वाइफ, वो हाउस वाइफ होती है, मतलब उसकी कोई इनकम नहीं होती है। तो इसीलिए लोग क्या करते थे? स्पाउस के नाम पे असेट ट्रांसफर कर देते थे। तो इसीलिए पहला प्रोविजन बनाया, और वो जो प्लानिंग कर रहे थे वो फेल किया। दूसरा आप देखोगे तो बच्चे के नाम पे असेट करते थे। क्यों? क्योंकि बच्चों की भी परफेक्ट इनकम नहीं होती थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने दूसरा प्रोविजन बनाया कि माइनर अगर लीगल ओनर है, बट हम तो ओनर किसको मानेंगे? इंडिविजुअल को ही ओनर मानेंगे। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। पहले तो माइनर जो है, माइनर, अच्छा मुझे बताओ, आपको पहले तो ये बताओ, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे जानता है? मतलब आपका आइडेंटिटी क्या? पैन कार्ड, बराबर। पैन होता है आपके पास। जैसे आपको ICAI अपना जो इंस्टीट्यूट है वो कैसे जानता है? WRO नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास। बाहर रुको अभी। सो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास, सो WRO नंबर से जानता है। वैसे ही आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे जानता है? थ्रू योर पैन। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या माइनर का पैन निकलता है? पैन माइनर का पैन होता है। माइनर को इनकम भी आती है कि नहीं आती? ओके, ध्यान से सुनो। माइनर का पैन होता है, उस पे माइनर का सिग्नेचर नहीं होता, पेरेंट्स का होगा, फोटो भी नहीं होता है। जैसे ही आप 18 इयर्स कंप्लीट कर देते हो, यू कैन रिवाइज योर पैन, एंड रिवाइज्ड पैन के अंदर फिर आप लोगों को फोटो और आपका साइन जो भी आप डाल दोगे वो आ जाएगा। सो माइनर का पहले तो पैन कार्ड बनता है। माइनर का इनफैक्ट बैंक अकाउंट भी ओपन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज पैन, प्लस माइनर को खुद को इनकम भी आ सकती है। आज तुम देखते रहोगे काफी सारी मूवीज होती है, एडवर्टीजमेंट्स है, बच्चे काम करते हैं उसमें, वो काफी सारे डांस शोज है या सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें तुम देखो तो वहां से भी इनकम आती है बच्चों को भी। सो माइनर का पैन कार्ड भी होता है, माइनर का बैंक अकाउंट भी ओपन होता है, माइनर को इनकम भी आती है। क्या माइनर को टैक्स भी लगता है? आंसर इज यस, टैक्स भी लगता है उनको। पर यस, टैक्स का पेमेंट जो है ना वो सिर्फ पेरेंट्स करते हैं, वो सब मैं आपको सिखाएगा आगे जाके। सो टैक्स भी लगता है। आज तुम समझो एक माइनर, एक बच्चे ने मूवी में एक्टिंग की और उसको एक्टिंग के वजह से उसको 20 लाख रुपया मिला, तो वो 20 लाख पे टैक्स किसको लगेगा? माइनर को ही लगेगा, क्योंकि उसको खुद के
बलबूते पे वो मिला हुआ है इनकम। आज इधर कोई पेरेंट्स ने प्लानिंग नहीं की है, कोई टैक्स की चोरी नहीं की है, सो माइनर को ही टैक्स लगता है। ये सब हम सीखेंगे, सो पहले दिमाग में वो चीज डाल देना। सिर्फ याद रखना, माइनर के पैन कार्ड पे उसका खुद का साइन नहीं होगा और उसका फोटो नहीं होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? फोटो क्यों नहीं होता है वो भी पता चल रहा है? ओके, आप सब बॉर्न हुए और आपका फोटो लगा दिया पैन कार्ड पे, कहने से आप सबका पैन सेम दिखेगा फिर। कुछ समझ में आ रहा है? एवरी डॉक्यूमेंट विच इज इशूड, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक पासपोर्ट, you can take this driving license, all these documents have a validity। आप देखना 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू होता है, ड्राइविंग लाइसेंस। क्यों ऐसा पता है? क्योंकि हमारा फेस जो है ना वो चेंज होता रहता है। सो आफ्टर एवरी 10 years और 15 years वो रिन्यू करवाना पड़ता है ताकि आपका अपडेटेड फोटो उस पे जाए। कुछ समझ में आ रहा है? ओके, अब ये पॉइंट पढ़ो क्या है कि एक इंडिविजुअल क्या ट्रांसफर कर रहा है? हाउस प्रॉपर्टी। किसको ट्रांसफर कर रहा है? माइनर सन या माइनर डॉटर को। तो इंडिविजुअल जो है अगर उसने ट्रांसफर किया है फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो माइनर क्या बन जाएगा? लीगल ओनर। बट इंडिविजुअल हम आप ही को ओनर मानेंगे, दैट इज डीम्ड ओनर। बोलो, ये भेजे में गया आपके? गया। अब एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 27 is not applicable if asset is transferred to minor married daughter। पढ़ो क्या लिखा मैंने? माइनर मैरिड डॉटर। हाँ, मुझे पता है डाउट आ रहा है, सुनते जाओ। सेक्शन 27 is if asset is transferred to minor married daughter। एक मिनट, मतलब अगर इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी दिया किसको? माइनर मैरिड डॉटर को, तो फिर इंडिविजुअल आप डीम्ड ओनर, मतलब कहने से माइनर मैरिड डॉटर को ही हम ओनर मानेंगे। सी, मैं अभी तक ये नहीं सिखा रहा हूं कि इनकम पे टैक्स किसको लगेगा, अभी अपन सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हु इज ओनर। माइनर मैरिड डॉटर को अगर असेट दिया गया, हम ओनर किसको मानेंगे? माइनर मैरिड डॉटर को ही। मतलब ये वाला जो प्रोविजन है जो मैंने आपको सिखाया वो एप्लीकेबल होगा इफ असेट इज ट्रांसफर टू माइनर सन, माइनर डॉटर, माइनर मैरिड सन, तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होगा। सेक्शन 27 इज नॉट एप्लीकेबल इफ असेट इज ट्रांसफर टू माइनर डॉटर। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं डाउट। चलो, क्या डाउट है बोलो? चलो सर, शादी कैसे हो सकती है? माइनर है इसीलिए। चलो सुनो 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 तो सही। अभी अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ड्रग्स बेचना लीगल है? लीगल नहीं। समझो ये पार्थ इसको बेचता है ड्रग्स, बराबर? पार्थ ने इसको ड्रग्स बेचा, है ये चीज लीगल के नहीं है? और समझो इसने इसको पेमेंट भी जीपे से कर दिया, अब ये इल्लीगल इनकम कमा रहा है, बराबर है? क्या इसको टैक्स देना पड़ेगा वो इनकम पे? हाँ या ना? अरे भाई, बैंक ट्रांजैक्शन हो गया, जीपे से पैसा आ गया, यानी सब टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सो मैं क्या बोल रहा हूं, लीगल है इल्लीगल है, दैट इज नॉट एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कोई दूसरी एक्ट के हिसाब से वो लीगल इल्लीगल होगा। चलो, अब माइनर की शादी होना लीगल है कि इल्लीगल? होती रहेगी क्या शादी आज भी? हाँ या ना? 100% होती रहेगी। सो मैं आपको वो नहीं बोल रहा हूं कि लीगल है कि इल्लीगल, चलो मान लिया इल्लीगल है, बट हम वो सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पे ये शादियां हो रही है। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोल रहा है? समझो आज एक विलेज है जहां पे माइनर की शादियां आज भी हो रही है। अब एक पेरेंट है जिसकी एक बेटी है, इन लोगों ने शादी सामने फिक्स की। अब सामने वालों ने दहेज मांगा है। अब दहेज मांगा है और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें घर चाहिए। समझो ये पेरेंट्स ने अपनी बेटी के नाम पे घर कर दिया, तो वो लोग शादी करने के लिए
रेडी है। बट अब सोचो इनकम टैक्स एक्ट ऐसा प्रोविजन बना दे कि नहीं बेटी ओनर नहीं है, ओनर कौन है, पेरेंट्स ही है, कहने से शायद उसकी शादी ना हो पाए। सो यहां पे ना इनकम टैक्स एक्ट ने ऐसे पेरेंट्स को एक रिलीफ दिया हुआ है कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी अगर तो हम आपको डीम्ड ओनर नहीं मानेंगे, कहने से हम उसी को ओनर मानेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? सो ऐसा मत समझना कि एनकरेज कर रहे हैं माइनर को शादी करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स होंगे तो हमें उसको उन लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा रिलीफ देना है कि भाई चलो तुम ओनर नहीं हो, नहीं तो शायद क्या हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाए। सो इसीलिए यू कैन से ये प्रोविजन बनाया गया है। अब ये प्रोविजन और ऊपर वाला जो प्रोविजन है, ये दोनों प्रोविजन मैं वापस से बोल रहा हूं आपको पढ़ाऊंगा क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में, और तब मैं आपको क्लैरिटी और ज्यादा दे पाऊंगा, क्योंकि ये प्रोविजन आपको पता होगा और आगे का भी प्रोविजन पता होगा। कंसोलिडेट करके एक चार्ट आप लोगों को बना के दूंगा मैं। सो ये आपके 2 पॉइंट पहले हो गए। पहला पॉइंट है इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग असेट टू फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो इंडिविजुअल स्पाउस जो है वो लीगल ओनर है, बट हम ओनर किसको मानेंगे, एंड ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा इफ देयर इज एन अग्रीमेंट टू लिव। अगर एक इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टू माइनर सन और माइनर डॉटर, तो वापस से फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर, तो ये प्रोविजन वापस से अप्लाई हो जाएगा डीम्ड ओनर का। बट अगर माइनर मैरिड डॉटर को असेट गया है तो हम ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ बोलो। मेजर बन गया ना, उसके बाद ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। जब तक वो माइनर है तब तक ये प्रोविजन अप्लाई हो सकता है। हाँ हाँ, तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मैं आगे के चैप्टर्स बाकी है ना अभी तक। ये इंडिविजुअल अगर फुल कंसिडरेशन ले लेगा ना, तो ये इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उसको कैपिटल गेन्स में टैक्स आ जाएगा। समझा? सो वो भी प्रोविजन बाकी है अपना डिस्कस करना। चलो अब यहां पे ध्यान देना। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और 2 पॉइंट्स अपने को डिस्कस करने हैं, एंड वी आर डन विद सेक्शन नंबर 27। अब नेक्स्ट पॉइंट बराबर से समझना। नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। समझो ये क्लासरूम का मैं ओनर हूं, और मैंने आप लोगों के साथ एक अग्रीमेंट किया है जहां पे मैं ये क्लासरूम आपको बेचूंगा। सो आई एम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकती है, मैं कौन हूं, सेलर, आप कौन हो, बायर। बायर जो है ना, बायर, उसको एक टैक्स भरना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। क्या बोलते हैं, बोलो? स्टैम्प ड्यूटी। कौन भरेगा ये, सेलर के बायर? बायर। अच्छा, ये जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, ये क्लासरूम की बात करो, आपका घर का बात करो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ऑल इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर रजिस्टर्ड विथ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आज ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन है, ये अगर आपको जानना हो तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा रिकॉर्ड होगा उसका। आपका घर जो है किसके नाम पे है, उसका रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। सो अब तुम समझो, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या कर रहे हो अभी, परचेज। आप कौन हो, बायर। तो ये जो बायर है ना, बायर, उसको क्या पे करना पड़ता है, बोलो? स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी आप किसको पे करते हो, स्टेट गवर्नमेंट को। किसको पे करते हो, स्टेट गवर्नमेंट। तो समझो मैंने आपके साथ एक ट्रांजैक्शन किया है जहां पे मैं आपको ये इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचूंगा, तो हमारे बीच में क्या बना होगा, पहले तो अग्रीमेंट बना होगा एक, जहां पे लिखा होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूं, इतने में बेच रहा हूं, ये इस तरह से आप लोगों को पैसा पे करना है। आपको मुझे पैसा तो देना ही है, साथ साथ में आपको स्टेट गवर्नमेंट को जाके स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में
स्टैंप ड्यूटी का जो रेट है वो है 6%। कितना परसेंट है? 6%। उसमें भी टू बी वेरी प्रिसाइज 5% इज स्टैंप ड्यूटी, 1% इज रजिस्ट्रेशन फीस। सो ऐसे टोटल होके 6% होता है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी आप खरीदते हो तो एक रजिस्ट्रार करके ऑफिस होती है। अपने यहां पे बोरीवली वेस्ट में भी एक ऑफिस है, नियर टू दिस शिम्पोली करके एक एरिया है, एंड एक मागा ठाणे के उधर एक ऑफिस है। सो वहां पे ऑफिसेस हैं जहां पे जाके आप प्रॉपर्टी का क्या करवा सकते हो? रजिस्ट्रेशन। तो अब पूरा प्रोसेस समझो क्या होता है। मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया, आपको स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ेगा, आप मुझे पैसा दोगे, फिर हम दोनों जाएंगे कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफिस में वो अग्रीमेंट लेके, वो अग्रीमेंट उनके सामने रखेंगे, मैं उनके बुक्स में ओनर दिख रहा हूं अभी तक, फिर वो लोग क्या करेंगे? आपका और मेरा वहां पे सिग्नेचर लेंगे, फोटोज वोटोज ले लेंगे, एंड फिर मेरे नाम से वो लोग प्रॉपर्टी हटा के कहने से आपके नाम पे ट्रांसफर करेंगे। दिस इज द एंटायर प्रोसेस विच इज कैरिड ऑन व्हेन यू परचेज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। बराबर? इतना समझा? अब सुनो, अब है ना हुआ क्या, अब एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। बोलो किसका सेक्शन है? सेक्शन नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब ये सेक्शन में क्या दिया है कि एक पर्सन है जो सेलर है और एक पर्सन है जो बायर है। ये सेलर और बायर जो है, समझो इनके बीच में अग्रीमेंट बन चुका है। अग्रीमेंट हमारे बीच में क्या हो चुका है? अग्रीमेंट। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई असेट बेचने का सोचते हो, समझो मैंने सोचा है कि मैं ये असेट बेच दूंगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, जब मैं ऐसा सोच रहा हूं ना कि मैं ये असेट बेच दूंगा, तो मुझे अब वो असेट के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहने से मुझे किस में इंटरेस्ट है? पैसों में। बराबर? सो मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि मैं मेरी हाउस प्रॉपर्टी आपको बेचूंगा। सुनते जाना अभी। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने मुझे कंसिडरेशन पे कर दिया। क्या पे कर दिया है? कंसिडरेशन आपने दे दिया। और जैसे ही आपने मुझे कंसिडरेशन दिया, मैंने आपको मेरे प्रॉपर्टीज की कीज दे दी, मतलब पोजेशन दे दिया है। क्या दे दिया है? बोलो, पोजेशन। मैंने आपको पोजेशन दे दिया, क्योंकि तुम समझो मुझे इंटरेस्ट किस में है? पैसों में। और पैसा आपने दे दिया है। अब मेरे को जैसे ही पैसा मिल गया, मैं बोलूंगा ये ले भाई चाबी, तू यूज करना स्टार्ट कर घर। लेकिन अभी तक है ना, अभी तक क्या चीज बाकी था पता है? ये अग्रीमेंट है ना, उसका रजिस्ट्रेशन इज पेंडिंग। मतलब अभी भी तुम अगर स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड उठाओगे ना, तो उसमें ओनर कौन दिखेगा? सेलर ही दिखेगा। उसमें ओनर आज भी सेलर दिखेगा। हम दोनों, समझो कि मैं इसको प्रॉपर्टी बेच रहा हूं ना, हम दोनों ने जाके अभी तक ये अग्रीमेंट को वहां पे ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्टर नहीं करवाया है। हमने बाकी सब चीजें कर ली। अग्रीमेंट बन चुका, इसने मुझे पैसा दे दिया, मैंने इसको घर का चाबी भी दे दिया, ए, सी और पी सब हो चुका है। अग्रीमेंट, कंसिडरेशन एंड पोजेशन, ये तीन चीजें हो चुकी है। क्या बाकी है अभी तक? अब समझो, तुम स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देखो तो नाम किसका दिख रहा है? कि नहीं से सेलर का ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं है कि पूरा ट्रांजैक्शन हो चुका है। स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को पता कब चलेगा? जब हम ये अग्रीमेंट लेके जाएंगे उनके पास और वहां पे बैठ के साइन करेंगे, तब उनको पता चलेगा। अब आपके पास घर का चाबी है, आप घर यूज करना स्टार्ट कर चुके हो, मुझे मेरा पैसा मिल चुका है। समझो हम दोनों के पास टाइम नहीं था, इसीलिए अभी तक हमने अग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रखा है। अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। समझो ये भाई साहब इसके पास आते हैं, पार्थ के पास, और ये बोलते हैं कि मुझे ये वाली प्रॉपर्टी भाड़े पे चाहिए। पार्थ को बोलते हैं। अब क्या पार्थ, थोड़ा सा सोच के आंसर देना, क्या पार्थ सागर को पूछने आएगा कि क्या मैं मेरी प्रॉपर्टी इसको भाड़े पे दूं कि नहीं?
सागर का नाम अभी भी दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, क्या ये तो भी मुझे पूछने आएगा? नहीं। अच्छा ये आएगा भी तो भी मैं आंसर क्या करेगा पता है? तुझे जो करना है कर। अरे भाई मेरे को किसमें इंटरेस्ट था? मेरे को तो पैसा मिल गया, अब तेरे को जो करना है तू कर प्रॉपर्टी के साथ। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा हो, भले ही पार्थ अभी तक ऑन पेपर ओनर नहीं बना है, ऑन पेपर मतलब समझ में आता है, लीगल ओनर अभी तक पार्थ नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मुझे पैसा मिल जाता है और मैं इसको चाबी दे देता हूं, कहने से मुझे वो प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट, भले ही आज भी मैं स्टेट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से लीगल ओनर हूं। अरे भाई ओनर तो मैं ही हूं ना अभी भी, लेकिन इनकम टैक्स क्या बोल रहा है कि बायर हम तुझे ओनर मान लेंगे, डीम्ड ओनर। आपने ना अकाउंट्स में ऐसा पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। मतलब क्या? आप इन सब्सटेंस देखो ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है, लीगल फॉर्म मत देखो उसका। लीगली अभी भी मैं ही ओनर हूं, बट आप पूरा सब्सटेंस देखो कि ये ट्रांजैक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक ही चीज बाकी है, क्या? पेपर पे साइन। सो पेपर पे साइन बाकी है, दैट डज नॉट मीन कि हम बायर आपको ओनर नहीं मानेंगे। कहने से हम बायर आप ही को ओनर मान लेंगे, भले ही आपके नाम पे अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है। सो कितनी कंडीशंस है टोटल? 3। पहला, दूसरा एंड तीसरा। याद कैसे रखना है? ACP। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाती है, हम बायर आपको ओनर मान लेंगे। बोलो ये समझा आपको? इट इज डीम्ड ओनरशिप। एंड लास्ट पॉइंट की तरफ मैं जा रहा हूं अभी। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको स्क्रैच से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट व्हाट आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि आपने अभी तक वो सारी चीजें देखी नहीं है। कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले ना प्रोविजन बराबर से समझो। प्रोविजन एक ही लाइन का है, बट मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। समझो पार्थ जो है वो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज्ड है। कौन? पार्थ। पार्थ ने क्या किया? एक बिल्डिंग बनाया, और ये बिल्डिंग में समझो उसने टोटल 100 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं। तो ये पार्थ जो है किसमें एंगेज्ड है? बोलो। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज्ड है। पूरा बिल्डिंग बनाया इन्होंने, और अब इन्होंने क्या किया है? एक एक फ्लैट बेचना स्टार्ट किया है। एक फ्लैट क्या करना स्टार्ट किया है? बेचना स्टार्ट किया। समझो आप लोग सब यहां पे जितने भी बैठे हो, आप सब ने एक वहां पे फ्लैट परचेज किया। अब जैसे ही सारे फ्लैट्स बिक गए, कहने से पार्थ का काम खत्म हो गया। पार्थ को जो भी इनकम आएगी, दैट इज इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, और ये अभी पिक्चर से बाहर हो गए। अब वहां पे टोटल 100 लोग रहने आ गए थे। अब तुम समझो ये 100 लोग जो रहने आए वहां पे, ये 100 लोग जो वहां पे रहने के लिए आए, आज बिल्डिंग को लेके कहने से कुछ ना कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होंगे। क्या होंगे? कुछ ना कुछ। जैसे बिल्डिंग के लेके, बिल्डिंग के अंदर समझो 2 वॉचमैन रखे थे, तो वो 2 वॉचमैन की सैलरी कहने से वो किसको पे करना पड़ेगा? जो आप लोग सब 100 लोग वहां पे रहने आए हो उनको, बराबर। आज समझो बिल्डिंग में एमिनिटीज है, जैसे जिम है, स्विमिंग पूल है, तो उन सबको मेंटेन करने का जो खर्चा होगा वो भी कहने से कोई एक पर्सन तो पे नहीं करेगा, वो सब आप मिला के पे करोगे। आज बिल्डिंग के अंदर जो कॉमन एरिया होगा उसके अंदर जो लाइट्स यूज होगी, या फिर बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट होगी उसकी लाइट यूज होगी, तो वो सब इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कौन पे करेगा? कहने से आप लोग सब मिला के पे करोगे। अच्छा, अभी बिल्डिंग नया है, कल उठ के कहने से कुछ ना कुछ रिपेयर्स का भी खर्चा आ सकता है, तो ऐसे कुछ ना कुछ कॉमन खर्चे होंगे दोस्तों। तो अब आप 100 लोग, इसका तो खत्म हो गया, ये तो बिल्डिंग बना के बेच के निकल चुका है, इसकी बिजनेस इनकम आ गई।
अब आप सब 100 लोग वहां पे रहने आ गए, तो ये कॉमन खर्चे के लिए आप सब ने मिलकर डिसाइड किया क्या कि हम लोग 5,000 रुपया मंथली कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? तो टोटल पहले महीने में 5 लाख का कलेक्शन हुआ। अब 5 लाख का कलेक्शन हो गया और इसमें से आपके कॉमन एक्सपेंसेस जो थे वो सब मिला के समझो 3 लाख के हो गए। अभी कितना बच गया? 2 लाख अभी भी आपके पास बचा है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये 2 लाख, सुनते जाना, किसके नाम पे हम रखें? तो यहां पे पाजी जो थे उन्होंने बोला कि ये 2 लाख मैं रखता हूं। तो ये भाई साहब ने बोला नहीं, हमें इसको भरोसा नहीं है। तो इसने बोला मेरे नाम पे रखो। तो पाजी ने बोला नहीं, मेरे को इस पे भरोसा नहीं है। तो ऐसे तो कहने से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ये 2 लाख का हम क्या करें, किसके नाम पे रखें? तो सुनो सुनो, पहले समझो। तो अब है ना, अब आप सबने मिलके क्या डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपनी बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग, उसके नाम पे पैसा रखें। बट पहले बिल्डिंग के नाम पे पैसा रखें, इसका मतलब हमें बिल्डिंग को कहीं ना कहीं पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो आप बिल्डिंग को रजिस्टर करवाने लेके गए अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में आप बिल्डिंग को लेके गए क्या करने के लिए? रजिस्टर। और जैसे ही बिल्डिंग क्या हुई, वहां पे रजिस्टर हुई, उसके बाद ही आपके बिल्डिंग के बाहर नाम आ सकता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो भी आप नाम रखना चाहो, तो समझो गोकुल धाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो इस तरह से बिल्डिंग के बाहर नाम आ जाएगा। तुम समझो पहले आपको आपकी बिल्डिंग को क्या करवाना पड़ता है? रजिस्टर। और अब जो पॉइंट है ना, अब वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम समझो नंबर ऑफ पर्संस कितने हो गए पता है? 101। मतलब बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग, वो भी एक पर्सन हो गई और आप 100 लोग वहां पे जो रह रहे थे ना, वो भी पर्सन हो गए। मतलब हम बिल्डिंग को भी एक पर्सन मानते हैं। क्या मानते हैं? बिल्डिंग को भी पर्सन। और अब तुम समझो अब क्या होगा कि बिल्डिंग को हमने रजिस्टर करवा दिया इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। फिर हम लोग जाएंगे बैंक में और बैंक में जाके हम अकाउंट ओपन करेंगे। किसका? बिल्डिंग का। और फिर ये 2 लाख रुपया हम किसके नाम पे रखेंगे? बिल्डिंग के नाम पे। पहले इस तरह से बिल्डिंग बनता है। अब सुनो, अब एक पॉइंट आगे लेके जा रहा हूं। अब वाला पॉइंट बराबर से समझना। अब तुमने तो कहने से बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया है। तुमने ये बिल्डिंग के अंदर कहने से इतना सा एक फ्लैट खरीदा है, ये वाला, बराबर। बिल्डिंग किसके नाम पे है? बिल्डिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे है। बट तुमने तो वो बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट में इन्वेस्ट किया है। तो ये एक बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग, ये मेंबर्स को सबसे इंपॉर्टेंट शेयर सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है? बोलो। अगर इसको मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे जाके समझाऊं ना, इट इज लाइक अ कंपनी गिविंग शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। आपने पैसा कंपनी को दिया, बराबर। आपने पढ़ा होगा लॉ में, कंपनी का ओनर कौन होता है? क्या नहीं से कंपनी खुद। तो आज ये बिल्डिंग का ओनर कौन है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। बट बिल्डिंग के अंदर पैसा किसका लगा हुआ है? मेंबर्स। तो ये बिल्डिंग क्या देता है? शेयर सर्टिफिकेट देता है अपने मेंबर्स को। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप जिस भी बिल्डिंग में अभी रह रहे हो, आपके पेरेंट्स को पूछना कि ये घर का शेयर सर्टिफिकेट दिखाओ। उनको भरोसा होगा आप पे तो दिखाएंगे। अब ध्यान से सुनना, शेयर सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एविडेंस कि आपने पैसा ये बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्ट किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आपको कोई पूछे ना कि आपकी बिल्डिंग का ओनर कौन है? बिल्डिंग का ओनर, तो बिल्डिंग का ओनर है ना, आप लोग नहीं है। तुम समझो, आपकी बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग,
उसका ओनर कौन है पता है? बिल्डिंग का ओनर। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज लीगल ओनर ऑफ द बिल्डिंग। आज जैसे ये तुम जहां पे अभी बैठे हो अजंता मॉल, तो ये बिल्डिंग किसके नाम की है? अजंता मॉल के नाम की। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसका ओनर कौन? बिल्डिंग का अजंता मॉल। तो सर हम सब कौन है? तो तुम सब मेंबर हो ये बिल्डिंग के अंदर। तो मेंबर जो है ना, मेंबर मतलब क्या कि ये प्रॉपर्टी, मतलब ये पूरा बिल्डिंग है जो अजंता के नाम पे। अब इसमें से ये वाला क्लासरूम में आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आपके पास क्या है? ये क्लासरूम के शेयर्स। तो आपको हम ओनर मान रहे हैं। मतलब आप अगर ये क्लासरूम भाड़े पे दोगे ना, तो हम अजंता को टैक्स नहीं लगाएंगे, हम टैक्स आप ही को लगाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? सो इट इज मेंबर ऑफ एनी बिल्डिंग। बिल्डिंग इज इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो कौन है? लीगल ओनर। एंड मेंबर कौन है? डीम्ड ओनर। सो आज आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आप जिस भी घर में रह रहे हो ना, उसका क्या होगा? शेयर सर्टिफिकेट। ये शेयर सर्टिफिकेट आप देखना, जो आपकी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग उसके नाम ऊपर लिखा होगा और शेयर सर्टिफिकेट पे आपके पेरेंट्स का नाम होगा। नाउ इफ सपोज दिस शेयर्स or this property was acquired from any previous you can say owner, तो उसका नाम शेयर सर्टिफिकेट पे होगा, और बैक साइड पे आप देखोगे ना तो आपके पेरेंट्स का नाम होगा। सो इस तरह से पूरा ट्रांजैक्शन होता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर तुम वो शेयर सर्टिफिकेट देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर। सो अगर मिले टाइम आज तो तुम ये पॉइंट देख सकते हो। अपने को ये 4 पॉइंट डिस्कस करने थे सेक्शन 27 के अंदर। पहला पॉइंट क्या था? इंडिविजुअल इज ट्रांसफरिंग हाउस प्रॉपर्टी टू फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर, तो स्पाउस बन जाएगी लीगल ओनर, हम इंडिविजुअल आप ही को ओनर। अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट है तो सेक्शन 27 इज। सेकेंड में यू आर ट्रांसफरिंग असेट टू माइनर सन और माइनर डॉटर। अच्छा, माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया तो अप्लाई नहीं होगा। ए, सी और पी, पहला, सेकेंड, थर्ड, ये सब कंडीशंस कहां पे दी गई है? सेक्शन नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो गई, बायर हम आपको ओनर मान लेंगे। एंड लास्ट इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो बिल्डिंग जो है उसका लीगल ओनर कौन है? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हम सब कौन है बिल्डिंग के अंदर? डीम्ड ओनर। क्लियर? चलो, यहां पे आपका हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये लिख लेंगे आप लोग। इसमें फर्स्ट ए इज फॉर अग्रीमेंट, सी कंसिडरेशन एंड पी पोजेशन। लास्ट में तो इतना ही लिखो, ये मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग, बस इतना ही, ये सब रहने दो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरीज। ध्यान देना, इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है, अगर क्वेश्चन आया तो इट कैन बी इन बिटवीन 8 to 10 मार्क्स। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर फाइनल सीए में नहीं है। तो फाइनल में ये चैप्टर हटा दिया है, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हटा दिया है। तो इसीलिए इंटर सीए में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब मैंने आप लोगों को हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर हाउस प्रॉपर्टी का, आपको याद हो तो मैंने आपको वहां पे सिखाया था चार्जिंग सेक्शन, जिसके अंदर कितनी कंडीशंस थी? 3। और मैंने आपको क्या बोला था? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ही आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी।
और जैसे जैसे हम लोग हर एक हेड डिस्कस करेंगे ना, इन एवरी हेड ऑफ इनकम फर्स्ट प्रोविजन विच वी विल डिस्कस इज चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन हमें ये एक्सप्लेन करता है कि ये हेड के अंदर कब आना है. जैसे अगर मुझे कोई पूछे हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब जाना है, तो मैं अब बोल सकता हूं जब 3 कंडीशन सैटिस्फाई होगी तब. सो अब क्वेश्चन आ रहा है मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर कब आना है. आपको ये हेड के अंदर कब आना पड़ेगा, तो वो हमें कौन एक्सप्लेन करता है? चार्जिंग सेक्शन. अब यहां पे जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 15. कौन सा है चार्जिंग सेक्शन? 15. हाउस प्रॉपर्टी आपका सैलरी आपका पहला हेड है, हाउस प्रॉपर्टी दूसरा हेड है. सो वो हेड का चार्जिंग सेक्शन था 22, ये हेड का चार्जिंग सेक्शन है 15. अब ध्यान से सुनो. अब लेट अस टेक एग्जांपल कि मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी ये मिस्टर ए से अमाउंट रिसीव कर रहा है. अब ये जो अमाउंट रिसीव कर रहा है मिस्टर बी फ्रॉम मिस्टर ए, इस अमाउंट को हम सैलरी तभी बोलेंगे, ये अमाउंट को हम सैलरी तभी बोलेंगे जब 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 मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होगा. अगर दोनों के बीच में क्या है बोलो? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, तो ही मिस्टर ए जो अमाउंट पे कर रहा है मिस्टर बी को, उसको हम सैलरी बोलेंगे. सो इनकम इज टैक्स्ड, इनकम इज टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम ओनली इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप इज मैंडेटरी और कंपल्सरी, तो ही आपकी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज. सो मिस्टर बी जो है उसको अमाउंट मिल रहा है फ्रॉम मिस्टर, इस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? इफ देयर इज मिस्टर ए और मिस्टर के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होना, तो ही मिस्टर बी आपको जो अमाउंट मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरी. सो मिस्टर बी आपको जो अमाउंट मिल रहा है उसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम इफ देयर इज. अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. तो पहली चीज तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है. हमें केस टू केस बेसिस पे चेक करना पड़ता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है या नहीं है. अब मेजॉरिटी केसेस में हम कैसे चेक करते हैं, बट अंडरस्टैंड ये कोई डेफिनेशन नहीं है. सो हम मेजॉरिटी केसेस में कैसे चेक करते हैं? सो अगर समझो मिस्टर बी को क्या काम करना है, कब काम करना है और कैसे काम करना है, what work he has to do, when the work is to be done and how the work is to be done. If all these things are decided by Mr. A, तो हम बोल सकते हैं कि there is employer employee relationship. So employer employee relationship है अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है. तो क्या काम करना है तुझे, कब काम करना है, कैसे काम करना है, अगर वो सारी चीजें अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं फॉर अनदर पर्सन, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप. क्या ये डेफिनेशन कहीं पे दिया है? नहीं. बट मेजॉरिटी केसेस में हम ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है.
एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है? कंट्रोल। सो अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कंट्रोल कर रहा है, अगर एक पर्सन बताता है तुझे क्या काम करना है, तुझे कब काम करना है और तुझे कैसे काम करना है, if all these things are decided by one person for another person, then only we can say that there is employer employee relationship. बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठ रहा है? अब जैसे तुम यहां पे ऑफिस में जाओगे तो रिसेप्शन एरिया जो है वहां पे मैडम बैठी है हिताक्षी करके। अब उसको क्या काम करना है? व्हाट इज स्कोप ऑफ वर्क? क्या क्या काम उसके वर्क में, स्कोप ऑफ वर्क में आता है, ये सब किसने डिसाइड किया है? तो ये सब डिसाइड किया है प्रोफेशनल एकेडमी, कि तुझे ये काम ये काम ये काम ये काम ये काम करना है। अच्छा, उसके जो ऑफिस के टाइमिंग्स है वो भी किसने डिसाइड किए हैं? अच्छा, उसको अगर समझो दिन में 10 काम करने हैं तो पहला काम कौन सा करना है, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा, मैनर ऑफ डूइंग वर्क, हाउ शी विल डू दी वर्क, वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? प्रोफेशनल एकेडमी। सो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि देयर इज एम्प्लॉयर एंड अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो जो भी अमाउंट उसको मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम फ्रॉम सैलरीज। बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठ रही है चीजें? सो क्या होना जरूरी है दोस्तों? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अब हम लोग 3 केसेस डिस्कस करने वाले हैं जहां पे देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। पहला केस, आज पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो पार्टनर्स को क्या पे करते हैं? सैलरी। क्योंकि जो वर्किंग पार्टनर होते हैं तो उन लोगों को कहने से रेम्यूनरेशन दिया जाता है। तो रेम्यूनरेशन विच इज पेड बाय पार्टनरशिप फर्म टू रेम्यूनरेशन विच इज पेड बाय टू पार्टनर्स। अंडरस्टैंड? हम उसको सैलरी हेड में कवर नहीं कर सकते। क्यों? देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स। कहने से पार्टनर्स को कलेक्टिवली हम फर्म बोलते हैं, बस, और कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये फर्म अगर पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दे रही है वो कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगा? तो अब ध्यान से सुनो, आप जब बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड पढ़ोगे ना, उसका जो चार्जिंग सेक्शन है, किसका? बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड का, जो है सेक्शन नंबर 28। क्या है? सेक्शन नंबर 28। उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा है कि पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन मिला फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन मिला फ्रॉम इज टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। अच्छा, वहां के अगर चार्जिंग सेक्शन में ये लाइन नहीं लिखी होती तो पार्टनर को कहां टैक्स लगता है पता है? अदर सोर्सेस में। लेकिन ये स्पेसिफिकली चीज लिखी गई है कहां पे? बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और इसीलिए बिजनेस में टैक्स होता है। मैंने जो बोला वो समझा? दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सोचो आप लोग सब सीए बन चुके हो। सीए बनने के बाद आपके पास पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है कि आप किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दो। अब अगर आपने किसी कंपनी में जॉब स्टार्ट किया तो कहना इसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाएगा। एंड इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप देन योर इनकम विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। समझो आपके पास दूसरा ऑप्शन था, क्या? प्रैक्टिस चालू किया। सो आपने एक शॉप डाल दी, ऑफिस डाल दिया, वहां पे अपना प्रैक्टिस चालू कर दिया। अब आपकी इनकम कहां जाएगी? बट समझो आपके पास तीसरा ऑप्शन था, आप सबने सोचा कि सीए बनने के बाद हम डायरेक्ट टैक्स सिखाएंगे। सो आपने डायरेक्ट टैक्स सिखाना स्टार्ट किया प्रोफेशनल एकेडमी में। अब आपकी जो इनकम है, अंडरस्टैंड, प्रोफेशनल एकेडमी को आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हो एंड बदले में वो लोग आपको अमाउंट पे कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है ये अमाउंट कौन से हेड में जाएगा? तो अंडरस्टैंड, ये अमाउंट आपको टैक्स लगेगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अंडरस्टैंड, फैकल्टीज और कोचिंग क्लासेस के बीच में देयर इज नो
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, हमारे और उनके बीच में देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तुम समझो मुझे कैसे पढ़ाना है ये कोई मेरे को बताता नहीं है, मैं खुद डिसाइड करता हूं। अभी मुझे आपके क्लास में पहले पढ़ाना था हाउस प्रॉपर्टी, बाद में सैलरी, मैं कर सकता है ना चेंज? यस। मेरे को पहले सैलरी पढ़ाना होता और बाद में हाउस प्रॉपर्टी, कोई मुझे बोलता क्या? नहीं। तुम समझो मेरे केस में कोई ऑफिस आवर्स नहीं है। तुम समझ पा रहे हो? तो एक एम्प्लॉय को ऑफिस आवर्स होते हैं कि 9:30 को आना है और 6:30 को जाना है। मेरे केस में वैसा नहीं है, सिर्फ लेक्चर जब है तब आना है। तुम समझ में आ रहा है? मेरा 4:30 लेक्चर खत्म हुआ, उसके बाद मेरे को जो करना है मैं कर सकता है। बढ़िया। तुम्हारा अगर समझो ऑफिस का टाइमिंग 9:30 to 6:30 है, तुम्हारा 4:30 को काम खत्म हो गया, तो तुम जो करना है कर सकता है? नहीं। तो तुम समझो, अंडरस्टैंड, देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, या फैकल्टीज को कोचिंग क्लासेस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमें जो पे किया जा रहा है दैट इज प्रोफेशनल फीस, एंड अंडरस्टैंड वी गेट रेम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आवर्स। हम जितने आवर्स के लेक्चर्स लेंगे वैसा हमारा रेम्यूनरेशन होगा। तुम समझो एक एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड। समझ में आ रही है ना चीजें? अच्छा, एम्प्लॉय अगर है तो उसको एक वीकली ऑफ रहता है। हमारे केस में ऐसा कोई वीकली ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने लेक्चर नहीं लेना है तो हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि इस दिन हम अवेलेबल नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है तुम्हें? सो देयर आर मेनी डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एंड अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो अंडरस्टैंड, जो कोचिंग क्लासेस फैकल्टीज को क्या पे करते हैं? अमाउंट, वो चीज सैलरी, वो क्या है? प्रोफेशनल फीस है। बिकॉज देर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन कोचिंग क्लासेस एंड फैकल्टीज। तो ये जो फैकल्टीज को अमाउंट मिला वो कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। एंड लास्ट पॉइंट, दो एक्सेप्शंस मैंने बता दिए। पहला, पार्टनरशिप फर्म पेइंग रेम्यूनरेशन टू, ये कहां टैक्सेबल होगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। और जो रेम्यूनरेशन मिलता है टू फैकल्टीज फ्रॉम कोचिंग क्लासेस, वो भी कहां जाएगा? एमपी और एमएलएस जो होते हैं, कौन? उनको भी सैलरी मिलती है। अब एमपी और एमएलएस को सैलरी का पेमेंट किया जाता है बाय गवर्नमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि इनको कहां टैक्स लगेगा? तो तुम समझो, पहले तो एमपी और एमएलए और गवर्नमेंट के बीच में अगेन देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। एमपी और एमएलए को अपॉइंट कौन करता है? बेवड़े पब्लिक करता है अपॉइंट। गवर्नमेंट क्या? गवर्नमेंट अपन लोग वोट देते हैं, फिर वो के नहीं से अगर मेजॉरिटी वोट एक पर्सन को मिले तो वो एरिया का एमपी और एमएलए बनता है। और नॉर्मली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में एम्प्लॉय को अपॉइंट कौन करेगा? एम्प्लॉयर। तो तुम समझो यहां पे कोई गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करता है, वो हमारे लिए काम कर रहा है। कौन? एमपी और एमएलए, बोलने के लिए। सो वो लोग अपने लिए काम कर रहे हैं, अपन उनको अपॉइंट कर रहे हैं, और उसके लिए उनको सैलरी मिलता है फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उनको भी टैक्स ये हेड में नहीं लगता, क्योंकि देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इनको टैक्स लगता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। कहां टैक्स लगता है? बोलो। अदर सोर्सेस। बोलो, ये भेजे में गया आपके? सो आपको कोई पूछे सैलरी हेड में टैक्स कब लगेगा, तो आंसर क्या होगा? व्हेन देयर इज पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करते तो वो टैक्स कहां लगता है? कोचिंग क्लासेस फैकल्टीज को पे करते हैं वो। एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलता है वो। पहले ये भेजे में गया आपके। ये अपना एक पार्ट कंप्लीट हुआ, सेक्शन नंबर 15 चार्जिंग सेक्शन का। अब वापस से मैं जा रहा हूं थोड़ा सा हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था 22, जिसमें याद है मैंने आपको बोला था 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था? प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टिनेंट। सेकेंड, यू शुड बी एन ओनर शुड नॉट यूज प्रॉपर्टी फॉर। पता है ये 3 कंडीशन थी।
अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगेगा। सैलरी में टैक्स कब लगेगा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, देयर इज ओनली 1 कंडीशन, बराबर। अब सेकंड पॉइंट याद करो, हाउस प्रॉपर्टी में मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कौन से ईयर में टैक्स लगेगा? जिस ईयर में रेंट ड्यू होगा कि जिस ईयर में रेंट रिसीव होगा? परफेक्ट, ड्यू होगा तब। पता है मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया होगा, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च यू आर गोइंग टू रिसीव इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपको टैक्सेबल कब हो जाएगा कि नहीं से मार्च में ही टैक्सेबल हो जाएगा, ऐसा याद आ रहा है आपको? अब यहां पे भी हमें सेकेंड पॉइंट वही पढ़ना है, क्या कि हमें सैलरी हेड में टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, मतलब क्या हमें सैलरी में टैक्स जब सैलरी ड्यू हुई तब लगेगा, ये जब सैलरी रिसीव हुई तब लगेगा, वो हम लोगों को पढ़ना है। सो अब ध्यान से सुनना, सैलरी में रूल क्या है? तो सैलरी में रूल ऐसा है कि आपको टैक्स लगेगा ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या, अगर आपकी सैलरी क्या हो जाती है, ड्यू, और अभी तक आपको रिसीव कहने से आपको टैक्स आ जाएगा। एंड समझो अगर आपको सैलरी क्या हो चुकी है लेकिन अभी तक ड्यू, तो भी आपको टैक्स आ जाएगा। हाँ, अब थोड़ा सा दिमाग चलाना, अगर आपने सैलरी पे टैक्स भर दिया है ऑन ड्यू बेसिस, सो ऑब्वियसली यू विल नॉट पे टैक्स व्हेन इट इज रिसीव्ड। एंड अगर आपने सैलरी पे टैक्स भर दिया है ऑन रिसीव बेसिस, तो जब ड्यू होगा तब टैक्स नहीं भरोगे। इट इज आइदर ड्यू विचएवर इज। अब मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझो। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है जहां पे ऐसा अग्रीमेंट हुआ है कि आपकी सैलरी फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी जो है वो होगी 6 लाख। कितनी होगी? एवरी ईयर यू विल गेट इंक्रीमेंट ऑफ 1 लाख। सो नेक्स्ट ईयर 7, फिर 8 और फिर 9। सो आपकी सैलरी जो ड्यू होने वाली है, ड्यू वो है 6, 7, 8, 9। मतलब जो भी सर्विसेज आप देने वाले हो उसके बदले में आपको फर्स्ट ईयर 6 मिलेगा, नेक्स्ट ईयर 7, नेक्स्ट ईयर 8 और उसके नेक्स्ट ईयर 9। अब क्या हुआ कि इसमें से सैलरी विच इज रिसीव्ड, ध्यान से सुनो, फर्स्ट ईयर जैसे आपने वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आपको क्या बोला गया कि योर सैलरी इज 6 लाख। अब एम्प्लॉयर आपके पास आया फर्स्ट ईयर में और एम्प्लॉयर ने आपको बोला भाई तेरी सैलरी 6 लाख है, अभी कंपनी को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हम तुझे अभी 5 लाख दे रहे हैं, 1 लाख रुपया हम तुझे देंगे, बट वो हम तुझे नेक्स्ट ईयर दे देंगे। मतलब नेक्स्ट ईयर हम तुझे ये 7 तो दे ही देंगे, उसके साथ साथ 1 लाख फर्स्ट ईयर का भी दे देंगे। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 6 लाख तुम्हें 2 पार्ट में मिला है, 5 लाख इधर मिल गया और 1 लाख इधर मिल गया, और ये पूरा का पूरा 7 लाख इधर मिल गया, बराबर है। सो पहले साल में जो आपने सर्विसेज दी है वो 6 लाख की दी है, बट आपको पैसा मिला है 5, क्योंकि कंपनी को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स था। सेकेंड ईयर में कंपनी को जो आपने सर्विसेज दी है वो है 7, तो 7 तो मिला ही आपको, प्लस लास्ट ईयर का जो 1 लाख रुपया बाकी था वो भी कंपनी ने आपको दे दिया। अब थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ। थर्ड ईयर में एम्प्लॉई जो है वो एम्प्लॉयर के पास गया और एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को बोला भाई एम्प्लॉयर देख मेरी सैलरी 8 लाख है, बट अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो एक काम कर एम्प्लॉयर तू मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दे। तो मतलब एम्प्लॉयर ने क्या किया, इधर दे दिया आपको 12 लाख, 8 लाख ये साल का और 4 लाख नेक्स्ट ईयर का, एडवांस दे दी सैलरी। तो इधर कितना मिलेगा फिर आपको? 5 लाख। अब आप सोच के बताओ कि कितना कौन से ईयर में टैक्सेबल होना चाहिए। सोच लो पहले कि टैक्सेबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, कितने अमाउंट पे एम्प्लॉय को टैक्स आना चाहिए। फर्स्ट ईयर में कितने पे टैक्स, सेकेंड ईयर में कितना, थर्ड फोर्थ ईयर में कितना, सोच लो पहले, सोच लो। आपको सैलरी में टैक्स लगता है ऑन ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तब आपको टैक्स लगता है। तो सोच लो, सोचा आपने? चलो बताओ फर्स्ट ईयर में कितने पे टैक्स आए? 6 लाख। एक मिनट, सब लोग पहले अग्री कर रहे हो 6 लाख पे? नेक्स्ट ईयर में 7 के 8, हाँ 7 के 8, 7। अरे बेवड़े, उसमें से 1 लाख पे तो ऑलरेडी टैक्स हो चुका है फर्स्ट ईयर में, 8 कैसे बोल सकता है तुम लोग? सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्स हो गई थी ना, 6 लाख पे टैक्स लगा था, वो 6 में से ही तो 1 लाख नेक्स्ट ईयर मिला है, तो 7 लाख। थर्ड ईयर में टैक्स कितने पे? 12 लाख। तो लास्ट ईयर में
गया भेजे में। सो क्या है ये? सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और विच एवर इज अर्लियर। पहले तो सेक्शन नंबर 15, कौन सा सेक्शन है ये? इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एक्सेप्शंस टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पहला सैलरी रिसीव्ड बाय फ्रॉम shall be taxable under the head business and profession. Second, remuneration received by from is taxable under the head business and profession. Last, salary received by MP and shall be taxable under the head other sources. Salary is chargeable to tax on due basis or receipt basis whichever is earlier. पहले इतना भेजे में गया। अब नीचे आप लोगों को एक दिखेगा फॉर्मेट, ध्यान से सुनो अभी। अब ये चीज पहले समझो क्या है। कोई भी अमाउंट जो एम्प्लॉयर आपको पे करेगा ना, किसको? एम्प्लॉई को, बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनी अमाउंट पेड बाय टू बिकॉज ऑफ, उसको हम सैलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? सैलरी। अब समझो मैं एम्प्लॉयर हूं, ये एम्प्लॉई है, मैंने समझो इसको कमीशन दिया। अब ये कमीशन क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। मैंने इसको बोनस दिया, क्या है बोनस? ये भी एक टाइप का सैलरी है। मैंने समझो इसको ईसॉप करके सुना है आप सबने? मैंने इसको ईसॉप दिया, क्या है ईसॉप? इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। सो तुम समझो एनी अमाउंट पेड बाय टू इज सैलरी इफ इट इज पेड बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के वजह से मैं कोई भी अमाउंट आपको दूं, दैट इज सैलरी। आपने ग्रेचुइटी करके वर्ड सुना है कभी? समझो मैंने आपको ग्रेचुइटी दिया, व्हाट इज ग्रेचुइटी? ग्रेचुइटी इज अगेन वन टाइप ऑफ। आपने अलाउंसेस करके वर्ड सुना है कभी? अलाउंसेस क्या होता है? अगेन इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। पेंशन करके वर्ड सुना होगा, व्हाट इज पेंशन? अगेन इट इज वन टाइप ऑफ सैलरी। सो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो। अगर मैं आपको कोई भी अमाउंट पे कर रहा हूं बिकॉज ऑफ, उसको हम क्या बोलेंगे? सैलरी। अब आपको ये हेड के अंदर पढ़ना क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोनस दिया, बोनस कमीशन पे किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ग्रेचुइटी दिया, पेंशन दिया, ईसॉप दिया। ये सब चीजों का एम्प्लॉई के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा? हाँ, वो हमें पढ़ना है। वो तो मुझे भी पता है सैलरी है, हमें पढ़ना क्या है? ये सबको हम सैलरी बोलेंगे, बट अब एम्प्लॉई को कितने अमाउंट पे, वो हम लोगों को पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयर ने 1 लाख रुपया बोनस दिया, 2 लाख रुपए का कमीशन दिया, 5 लाख की उसको ग्रेचुइटी दी, तो एम्प्लॉय को कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, वो हम लोगों को पढ़ना है। ये सब चीजें सैलरी है, हमें क्या पढ़ना है? टैक्स कितने पे लगेगा, बराबर। सो अब देखो, कोई भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे ना सैलरी का, उसमें पहली चीज क्या आएगी आप लोगों को? बेसिक सैलरी। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंस, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स, ग्रॉस सैलरी, ये सब चीजें यहां पे आपको लिखनी है पर्टिकुलर्स कॉलम में। और सामने आप 2 कॉलम्स बनाओगे, एक इनर कॉलम फॉर अमाउंट एंड एक आउटर कॉलम फॉर अमाउंट। अब आपको कोई भी क्वेश्चन में पहली चीज क्या दिखने वाली है? लाउडर, बेसिक सैलरी। मतलब क्या कि इतना तो हम आपको मिनिमम वेजेस पे करेंगे फॉर द सर्विसेज विच यू आर रेंडरिंग। दिस इज बेसिक, इतना तो मिलेगा ही, इससे
ज्यादा ही मिलने वाला है, ये बेसिक इतना मिलने वाला है। अब अगर आप लोगों को क्या मिल रहा है बोलो, बेसिक सैलरी मिल रहा है, सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं बोल रहा हूं देख भाई तू मेरे यहां पे ज्वाइन करेगा, मैं तुझे मंथली 50,000 बेसिक दूंगा, हाँ मैं तुझे बोनस कमीशन ग्रेचुइटी ये सब इससे अलग से दूंगा, 50,000 तो तुझे मिलेगा। तो 50,000 जो बेसिक सैलरी मिल रहा है, दैट इज द मिनिमम वेजेस विच यू आर रिसीविंग फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड दिस बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या बोला मैंने, फुल्ली, and if any amount is fully taxable then directly you will write that amount in outer column। कहां लिखोगे बोलो, आउटर कॉलम में लिखोगे। अच्छा नेक्स्ट आइटम क्या आ रहा है, अरियर्स ऑफ सैलरी। आपको याद हो तो मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में सिखाया था अरियर्स ऑफ रेंट, याद है, मैंने और आपने अग्रीमेंट बनाया था, फिर मैं आउटसाइड इंडिया चला गया, 3 साल खत्म हो गए, अग्रीमेंट रिन्यू करने का टाइम आया, मैं आया नहीं था इंडिया में, 4th ईयर में अपन ने फिक्स किया कि आप मुझे 32 के हिसाब से पे करोगे, 5th ईयर में भी आपने 32 के हिसाब से पे किया, 6th ईयर में अपना अग्रीमेंट बना और अग्रीमेंट में रेंट क्या फिक्स हुआ था 33, बट दैट वाज विथ इफेक्ट फ्रॉम ईयर नंबर 4। तो कैन यू से देयर इज इंक्रीज इन रेंट इन ईयर नंबर 6 but effect is from year number, so you will be receiving rent of 4th year and 5th year in, can I say 6th year, उसको हम बोलते थे arrears of rent। ये क्या है, मतलब क्या, आपकी सैलरी बड़ी होगी जिसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, so you will be receiving salary of past years in करंट ईयर्स, जो आपको करंट ईयर में टैक्स देनी पड़ेगी क्योंकि आपने पास्ट ईयर में उस पर टैक्स भरा नहीं था। सो अब वो भी कहां जाएगा देखो जरा, आउटर कॉलम। नेक्स्ट क्या आ रहा है पढ़ो। अब भी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया इसमें याद है 3rd ईयर में आप एम्प्लॉयर के पास गए थे और एम्प्लॉयर को आपने बोला था अरे भाई मुझे 12 लाख रुपया चाहिए, तो आप 4 लाख क्या मांग रहे हो उससे, कहने से वो भी तो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है पढ़ो, बोनस। अब बोनस जो चीज है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या पे किया है, बोनस पे किया। अब बोनस वापस से एम्प्लॉय को फुल्ली टैक्सेबल है और एम्प्लॉय जो है उसको बोनस पे टैक्स लगेगा ऑन रिसीव बेसिस। ये एक आइटम ऐसी है जिधर आपको ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर अप्लाई नहीं करना है, इस पे आपको टैक्स लगेगा जब ये रिसीव होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में वो लोग कैसे देंगे, बोनस ड्यू इज 1 लाख आउट ऑफ विच 80,000 इज रिसीव्ड, तो कितने पे टैक्स भरोगे, 80,000 पे टैक्स। बैठा दिमाग में। नेक्स्ट क्या लिखा है, अब कमीशन जो है ना, कमीशन वो देने के डिफरेंट तरीके होते हैं। कभी कभी कमीशन दिया जाता है विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ, कभी कभी इट इज बेस्ड ऑन, मतलब क्या, एम्प्लॉय को बोला जाएगा एम्प्लॉय इतना टर्नओवर अचीव कर हम तुझे 5% कमीशन देंगे, इतना नेट प्रॉफिट अचीव कर हम तुझे 10% कमीशन देंगे। सो कमीशन इज समटाइम्स बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ, समटाइम्स इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ, समटाइम्स इट इज लमसम कमीशन ऑल्सो। कोई भी कमीशन दिया जाए, सुनने का बराबर से होए, कोई भी कमीशन दिया जाए इट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएगा बोलो, फुल्ली टैक्सेबल। सो अभी तक जितनी भी आइटम्स आप लोगों को दिख रही है सब क्या हो रही है, फुल्ली टैक्सेबल। अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है पढ़ो, व्हाट इज अलाउंस। तो अलाउंस का मतलब है एक फिक्स्ड अमाउंट देना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड अमाउंट देता है ताकि वो अपने ऑफिशियल एंड पर्सनल खर्चे कर सके। क्या कर सके, ऑफिशियल या, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉई घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर जाता है, तो उसका क्या खर्चा होगा, ट्रैवलिंग। तो अभी मैं एम्प्लॉयर है, मैंने आपको बोला ये ले 2,000 रुपया, किस चीज के लिए 2,000 रुपया, ट्रैवलिंग के लिए, तो दिस इज अलाउंस। समझ में आ रहा है। सो अलाउंस का मतलब क्या है, एक फिक्स्ड अमाउंट देना।
बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर एनी ऑफिशियल और पर्सनल एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय रेंटेड प्रीमाइसिस में रहता है, मतलब एम्प्लॉय भाड़े के घर में रहता है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला ये ले 25,000 रुपया, हर महीने में तुझे 25,000 दूंगा। क्यों? क्योंकि तू भाड़े पे रहता है इसलिए, इसमें से तू अपना भाड़ा पे कर देना। अब ये भाड़ा जो पे किया वो क्या है, मतलब ये जो 25,000 मिला वो क्या है? अलाउंस। अब जो भी अलाउंस मिला, समझो मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप भाड़े के घर में रह रहे हो। तो 25,000 को पहले अपन कहां लिखेंगे बोलो? इनर कॉलम। और गवर्नमेंट इसमें से अपने को कुछ एग्जम्पशन देता है, मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि हम 25,000 पे पूरे अमाउंट पे टैक्स, इसमें से कुछ अमाउंट हम आपको बेनिफिट देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका बेनिफिट आया 15,000, तो 25 आपने इधर लिखा, 15 इधर बेनिफिट माइनस किया, बचा कितना? वो जाएगा आउटर कॉलम में। कहां जाएगा वो? आउटर कॉलम में। सो व्हाट इज अलाउंस? इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज पेड बाय टू फॉर एनी ऑफिशियल और एक्सपेंसेस। बट अब एक पॉइंट समझो, आप घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, क्या खर्चा हो रहा है? ट्रैवलिंग। मैं आपको 2,000 रुपया दे रहा है हर महीने, तो दैट इज एन अलाउंस। मैंने आपको मोटर कार प्रोवाइड कर दी, तो दैट इज अ परक्विजिट। क्या बोलेंगे हम उसको? परक्विजिट। मतलब क्या? नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, परक्विजिट हो गया वो आपके लिए। अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो इट्स अ, बट अगर मैं आपको मोटर कार ही प्रोवाइड कर रहा हूं तो इट्स अ परक्विजिट। आप रेंटेड प्रीमाइसिस में रह रहे हो, मैं आपको 25,000 रुपया दे रहा हूं, इट्स अ, बट समझो मैं आपको घर ही दे रहा हूं कि भाई मेरा घर है तू यूज कर अभी, इट्स अ परक्विजिट। अच्छा, मैंने आपको गाड़ी दी, मैंने आपको घर दिया, मैंने आपको ईसॉप दिया, ये सब क्या है आपके लिए? परक्विजिट। अच्छा, आपको वो फायदा हुआ, ये घर मिला, गाड़ी मिली, उसमें फायदा हुआ, मॉनिटरी के नॉन मॉनिटरी? मैं क्या बोल रहा हूं, फायदा मॉनिटरी हो या नॉन मॉनिटरी, गवर्नमेंट बोल रहा है हम तुमसे टैक्स तो। बट अब क्वेश्चन आ रहा है कि हमें मोटर कार मिली, तुम्हें मोटर कार मिली, तुम्हें गाड़ी मिली, तुम्हें घर मिला, तुम्हें ईसॉप मिला, टैक्स कितने पे? वही मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा। सो परक्विजिट में हम क्या पढ़ेंगे पता है? परक्विजिट में हम पढ़ेंगे कितने अमाउंट पे, और जो अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो जाएगा आउटर कॉलम में। कहां जाएगा वो अमाउंट? आउटर कॉलम में। उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब क्या? कि आप जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तब कहने से ऑर्गेनाइजेशन आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देगा, लाइक ग्रेचुइटी, पेंशन। तो ये सब चीजें कब मिलेगी? जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, तो जो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले, कहां लिखोगे पहले तो? और उसमें से भी गवर्नमेंट आपको कुछ, वो भी माइनस करोगे इन इनर कॉलम। जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहां जाएगा? आउटर कॉलम में। और अब आउटर कॉलम में सारी चीजों को ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? दिस इज लाइक योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू अंडर हाउस प्रॉपर्टी। और फिर आप लोग ने पता है वो खर्चे माइनस किए थे, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और सब। सो वैसे ही डिडक्शन माइनस होंगे और फिर आपको मिलेगा नेट सैलरी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आपको एग्जाम में क्वेश्चन में समझो बेसिक सैलरी दी होगी, 2-3 अलाउंस दिए होंगे, 2-3 परक्विजिट्स दिए होंगे, और बोलेंगे सॉल्व करो। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दी होगी, अलाउंस दिए होंगे और कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट दिए होंगे, और बोलेंगे सॉल्व करो, हमें बताओ कितने अमाउंट पे एम्प्लॉय को टैक्स लगेगा। सो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्वेश्चन में ये और ये 3 चीजें, नोट 1, नोट 2, नोट 3 का क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा, प्लस बेसिक सैलरी, बोनस वोनस रहेगा, अलाउंसेस में से 1-2, रिटायरमेंट बेनिफिट में से 1-2, परक्विजिट्स में से 1-2, वो सब आपको पूछेंगे। पूरे चैप्टर को मैंने टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अपना जो डिस्कशन होगा वो होगा नोट नंबर 1 अलाउंसेस, नोट नंबर 2 नोट नंबर 3 एंड लास्ट नोट नंबर 4 डिडक्शंस।
बैठा दिमाग में? मैं नोट 1 करवाऊंगा आपको, फिर नोट 4 करवा दूंगा, क्योंकि नोट 4 इट विल टेक 5 मिनट्स, फिर नोट नंबर 2 पे जाएंगे और फिर नोट नंबर 3 पे जाएंगे। सो अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, परक्विजिट्स एंड डिडक्शंस। अपने को सिंपल क्या याद रखना है, कितने अमाउंट पे एम्प्लॉय को टैक्स लगाना है वो अपने को कैलकुलेट करना है। जो सारे टैक्सेबल अमाउंट है वो कहां पे आएंगे? आउटर कॉलम में आएंगे। अगर कोई चीज फुल्ली टैक्सेबल है तो वो आउटर कॉलम में, अगर कोई चीज पे गवर्नमेंट ने हमें कुछ बेनिफिट दिया है, एग्जम्पशन दिया है, तो वी विल राइट दैट बेनिफिट इन इनर कॉलम। बेनिफिट कैलकुलेट करके जो बचा हुआ अमाउंट है वो कहां जाएगा? आउटर कॉलम। वो जिंदा अभी तक? सो ये आपका फॉर्मेट है। वापस एक चीज और, क्वेश्चन में समझो आपको बेसिक सैलरी दी है, फिर अलाउंस दिया है, फिर बोनस दिया है, फिर कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है और फिर कमीशन दिया है। तो मुझे ये नहीं चाहिए कि आप यही ऑर्डर में फॉलो करो, नहीं, आपका ऑर्डर कैन चेंज। जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे सॉल्व करो। पहले बेसिक सैलरी लिख दिया, फिर एक अलाउंस आ गया, फिर बोनस आया, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट, फिर कमीशन, फिर वापस से अलाउंस आया, वो चलेगा। जो फ्लो क्वेश्चन में दिया है वो यूज करो, चलेगा। ये समझा? सो जरूरी नहीं है कि आपको यही फॉर्मेट, मतलब इसी ऑर्डर में लिखना है सब कुछ। ऊपर नीचे चीजें होगी तो भी चलेगा। सिर्फ ग्रॉस सैलरी के बाद ही डिडक्शन आने चाहिए, बाकी सब चीजें ऊपर कुछ भी चेंज करो रे, ये बराबर? हाँ। सो डिडक्शन सिर्फ लेस होगा ना वो, तो वो ग्रॉस सैलरी के बाद आएगा। भाई साहब हो जिंदा? अब तेरा मुंह अभी ऐसा ही लग रहा है कि इसने तेरे को गांजा बेचा है, सच में है कि नहीं? हाँ चलो ध्यान देना, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सो ये आपका फॉर्मेट रहेगा सैलरी के अंदर। अब आप लोग पहले सेक्शन नंबर 15 और ये फॉर्मेट लिख लेंगे, फिर हम लोग एक सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन नंबर 89 करके, वो पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम नोट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर। क्या बोल रहे हो? इंश्योरेंस, यस, वो परक्विजिट्स में आएगा। अच्छा ये सेकंड पॉइंट लिखो ना, सैलरी इज टैक्स चार्जेबल टू टैक्स। उसके बाद मेरा एग्जांपल वो जो था ना वो मैं लिखवा देता हूँ। सिर्फ सेकंड पॉइंट लिखने के बाद है ना वो एग्जांपल लिख लो, ये वाला। पहले ये सेकंड पॉइंट लिख लो, फॉर्मेट के ऊपर अपने को लिखना है वो एग्जांपल। लिखा, सेकंड पॉइंट हो गया। अब ये वाला एग्जांपल लिख लो सिर्फ। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी अब जो नेक्स्ट प्रोविजन है ये बराबर से समझो। ये एक सेक्शन ऐसा है जिसके ऊपर 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। अपन जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। सेक्शन नंबर कौन सा है? 89। क्या दिया है इसमें? रिलीफ। चलो ध्यान से समझोगे, लॉजिकली समझोगे, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। सेक्शन नंबर 89 अपने को करना है और उसके बाद अपने को ये फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है वो सॉल्व करना है। ध्यान देना सब लोग। सेक्शन नंबर 89 रिलीफ करके कुछ प्रोविजन है, सुनो। आपको पता है मैंने आपको टैक्स रेट सिखाए थे चैप्टर नंबर 1 में। डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, ऑप्शनल टैक्स रेजीम, वो सब अपन ने पढ़ा था। अब ये टैक्स रेट्स जो है कहने से वो चेंज होते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये जो रिलीफ का कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 89। ये रिलीफ का कॉन्सेप्ट 2 बार आ सकता है। पहला, जब आप लोगों को अरियर्स ऑफ सैलरी मिलेगा तब, और दूसरा जब आप लोगों को
एडवांस सैलरी मिलेगा तब। मेजॉरिटी क्वेश्चंस अरियर्स ऑफ सैलरी को लेके हैं, एडवांस को लेके कोई क्वेश्चन है भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं है और पूछने के चांसेस भी नहीं है। सो मैं आपको पहले अरियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारा एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो ध्यान से सुनो। व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? अरियर्स ऑफ सैलरी का पहले तो मीनिंग क्या? इट इज सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स विच इज रिसीव्ड इन एंड टैक्सेबल ऑल्सो इन करंट ईयर। समझो आपको करंट ईयर में इंक्रीमेंट मिला एंड ये इंक्रीमेंट आपको जो मिला है वो मिला है रेट्रोस्पेक्टिवली। सो नाउ कैन आई से यू विल बी रिसीविंग सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स इन विच इज टैक्सेबल इन करंट ईयर। एंड व्हाट इज एडवांस सैलरी? सैलरी ऑफ फ्यूचर ईयर्स रिसीव्ड इन अगेन टैक्सेबल इन करंट ईयर। सो मुझे ये बताओ, क्या अरियर्स ऑफ सैलरी अपने करंट ईयर की सैलरी है? क्या एडवांस सैलरी अपने करंट ईयर की सैलरी है? ये तो करंट ईयर में क्या हो रही है? रिसीव, और हमें टैक्स करंट ईयर में लग रहा है, जबकि ये सैलरी करंट ईयर की नहीं है। एक सैलरी है पास्ट ईयर की और एक सैलरी है फ्यूचर ईयर्स की। अब ध्यान से सुनो मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। समझो कि आपकी करंट ईयर की इनकम 25 लाख रुपया है। करंट ईयर की इनकम कितनी है? एंड समझो आपको किसी पास्ट ईयर का अरियर्स मिल रहा है 5 लाख का, तो 25 प्लस 5 कितना हो गया? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैन आई से 25 आपकी पहले से ही इनकम है, यू आर रिसीविंग अरियर्स ऑफ सैलरी अमाउंटिंग टू ₹5 लाख। जैसे ही आप ये 5 लाख ऐड करोगे, योर इनकम इज 30, कैन आई से यू आर ऑलरेडी इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट राइट नाउ। तो आपको ये 5 लाख रुपए पे जो करंट ईयर में टैक्स लगेगा वो कितना लगेगा? कैन आई से 30% के हिसाब से लगेगा, क्योंकि आप 30% स्लैब रेट में हो। अब एक एम्प्लॉई जो है ना, एम्प्लॉई वो गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों को अरियर्स ऑफ सैलरी मिला, दैट इज सैलरी ऑफ रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन। तो इस अमाउंट पे, ये 5 लाख रुपए पे जो हमें करंट ईयर में क्या लग रहा है? टैक्स। ये टैक्स जो हमें करंट ईयर में लग रहा है, ये टैक्स हमारा ज्यादा आ रहा है। अगर यही 5 लाख पे टैक्स पास्ट ईयर में ही लग जाता, उसी साल में टैक्स लग जाता अगर, तो शायद हमारा टैक्स वो टाइम पे कम होता। मतलब समझो ये साल में 5 लाख पे, एग्जांपल ले रहे हैं, 2 लाख टैक्स आ रहा है, बट यही 5 लाख अगर पास्ट ईयर में मिल जाता तो वो ईयर के स्लैब रेट के हिसाब से इस 5 लाख के ऊपर वहां पे टैक्स सिर्फ 1.5 लाख रुपया ही आता। सो एम्प्लॉई गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट मुझे टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो टैक्स मुझे इस ईयर में आ रहा है ना वो ज्यादा आ रहा है। अगर यही इनकम मुझे पास्ट ईयर में मिल जाती तो वो टाइम पे मुझे टैक्स, तो गवर्नमेंट आप मुझे थोड़ा सा रिलीफ दो। कुछ समझ में आ रहा है? सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर एडवांस सैलरी ऑल्सो। व्हाट इज एडवांस सैलरी? सैलरी ऑफ रिसीव्ड इन। अब करंट ईयर में तुम्हारी इनकम पहले से ही है 25 और 5 लाख एडवांस मिला, कैन आई से यू आर एंटरिंग, मतलब यू आर ऑलरेडी इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट, सो ऑन 5 lakhs you will be paying tax at the rate of 30%. Now if suppose this salary is received in future years only, तो शायद उस टाइम पे हमें टैक्स कम लगे। मतलब एम्प्लॉय ये नहीं बोल रहा है कि मुझे टैक्स भरना, वो टैक्स भरने के लिए रेडी है, वो बोल रहा है कि मुझे जो एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है ना वो नहीं भरना है। सो वापस से, व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? सैलरी ऑफ रिसीव्ड इन टैक्सेबल इन करंट ईयर। अब ये सैलरी पे तुम्हें टैक्स लग रहा है एज पर करंट ईयर स्लैब रेट्स। अगर यही सैलरी तुम्हें पास्ट ईयर में मिल जाता तो फिर वो टाइम पे शायद तुम्हें टैक्स कम आता, ये साल में तुम्हें टैक्स ज्यादा आ रहा है। एटलीस्ट गवर्नमेंट हमको, हम क्या बोल रहे हैं कि हमें जो एक्स्ट्रा टैक्स आ रहा है उसका क्या दे दो आप। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम कर, तू पहले प्रूव कर क्या कि यू आर पेइंग हायर टैक्स ऑन अरियर्स इन करंट ईयर एज कंपेयर टू। अगर तूने ये प्रूव
तो हम तुझे रिलीफ दे देंगे। हम तुझे क्या दे देंगे? रिलीफ। पहले तुम्हें ये सेक्शन समझ में आया क्यों बनाया गया था? अब क्वेश्चन आता है कि रिलीफ क्या कैलकुलेशन कैसे करना है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, लॉजिकली समझो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। समझो कि 16-17 ये साल का आपका सैलरी इनकम जो था ये था 8 लाख रुपया, और अभी का जो सैलरी इनकम है 24-25 का, ये आपकी इनकम है 20 लाख रुपया, और आपको अरियर्स ऑफ सैलरी मिला है ऑफ प्रीवियस ईयर 16 5 लाख। कौन से ईयर का अरियर्स मिला है? 16-17 का। नाउ टोटल देयर आर 7 स्टेप्स टू कैलकुलेट रिलीफ। कितने स्टेप्स हैं? बट सारे स्टेप्स लॉजिकल एकदम। देखो, मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी, करंट ईयर की, और कितना मेरे को अरियर्स मिला, मतलब करंट ईयर में मुझे कितने पे टैक्स आएगा? तो 25 लाख पे पहले मैं क्या निकाल लूंगा? मैंने इसे टोटल टैक्स, इसका मतलब बेसिक टैक्स, सरचार्ज, एचईसी सब। अच्छा, स्टेप नंबर 2 मैं क्या लूंगा? 5 लाख हटा दूंगा, और 20 लाख के ऊपर वापस क्या कैलकुलेट करूंगा? कहां पे टैक्स ज्यादा आएगा? स्टेप 1 के स्टेप 2? 1 में ही ज्यादा आने वाला है। 1 माइनस, तो तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए पे मैं करंट ईयर में कितना टैक्स भर रहा हूं? अरे ओए, समझो ये 5 लाख रुपए पे करंट ईयर में मैं 2 लाख भर रहा हूं। अरे एग्जाम्पल है, कितना टैक्स आ रहा है? 2 लाख। अब मैं क्या देखूंगा कि यही 5 लाख रुपए पे अगर मैं टैक्स 16-17 में भरता तो वो टाइम पे मेरा कितना टैक्स? तो मैं अब क्या करूंगा? स्टेप नंबर, मेरी उस साल की इनकम कितनी थी, और यही 5 लाख अगर मुझे तब मिल जाता तो कहने से मैं 13 लाख पे टैक्स भरता। बोलो हाँ या ना? और 8 लाख हटाओ, 5 लाख हटा के कहने से 8 लाख पे मेरा टोटल टैक्स कितना वो चेक करो। दिस इज स्टेप नंबर। और 4 माइनस 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 5 लाख पे उस साल में टैक्स कितना आएगा? नहीं समझा तुम्हें? इधर समझो 1.5 आया, अब 5 लाख में इस साल पे कितना टैक्स भर रहा हूं, और उस साल में भरता तो कितना एक्स्ट्रा भर रहा हूं? दैट इज योर स्टेप नंबर 3 माइनस 50,000 का क्या मिल जाएगा? गया भेजे में। बस एक गलती जो अपने को नहीं करनी है, स्टेप नंबर 1 और 2 में जब तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे ना, तो वो तुम करोगे एज पर दी स्लैब रेट्स विच आर एक्सप्लेन टू यू इन चैप्टर नंबर 1, क्योंकि इसमें अपने को करंट ईयर में टैक्स देखना है कितना आ रहा है। बट इधर जब तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें कौन से ईयर के स्लैब रेट्स चाहिए होंगे? लाउडर, क्योंकि हम उस साल में देख रहे कितना टैक्स आता। तो ये वाले स्लैब रेट्स आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, ये वाले स्लैब रेट्स आपको पता है पहले से ही। सो ये वाले स्लैब रेट्स नहीं बताएंगे आपको, ये वाले पता होंगे आपको। क्लियर? अब अपन जो सम करने वाले हैं वो सम में आपको अरियर्स मिला है पास्ट 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का अरियर्स मिला है। तो उसमें ना प्रॉब्लम स्टेप नंबर 1-2 में नहीं है, क्योंकि 1-2 में क्या है कि नहीं से करंट ईयर की इनकम प्लस अरियर्स, तो अरियर्स तो आप तीनों साल का ऐड कर दो एक साथ, क्योंकि अपन तो करंट ईयर में टैक्स देख रहे कितना आ रहा है। बट जब तुम स्टेप नंबर 4 और 5 में जाओगे ना, तब तो तुम्हें स्टेप 3 में 3 कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 साल का अरियर्स मिल रहा है। अरे सबके स्लैब रेट्स अलग अलग है रे, और इधर भी तुम्हारे कैलकुलेशन 3 होंगे, मतलब इधर 3 बार होगा, उस साल की इनकम प्लस अरियर्स प्लस सेकेंड ईयर की इनकम प्लस अरियर्स, थर्ड ईयर की इनकम प्लस अरियर्स, और सब पे टैक्स कैलकुलेट करो। और स्टेप नंबर 5 में भी 3 बार कैलकुलेशन होगा,
और 4 और 5 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, वो होगा स्टेप नंबर 6। सो 1 और 2 में प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको 3 साल का भी अरियर्स मिल रहा है कि नहीं से 1 और 2 में तो आपको करंट ईयर में टैक्स देखना है, तो वो तो सब कुछ ऐड करके टैक्स लगा देना है। प्रॉब्लम आएगा सिर्फ स्टेप नंबर 4 और 5। बोलो समझा आपको? ये पूरा कॉन्सेप्ट है रिलीफ का। अब ये जो पार्ट है इसके लिए आप हाफ पेज आपकी बुक में छोड़ दो, ये होमवर्क में रहेगा, लिखना है आपको। सेक्शन नंबर 89, पेज नंबर डाल दो 14, पेज नंबर 14, सेक्शन नंबर 89। और अब आपके सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूं, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में बुक ओपन करना, Q&A बुक। पढ़ो ये क्वेश्चन। इन केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न्ड 72 years ऑन 28th March 2025, you are informed that salary computed for the year 24-25 is 10,20,000 and arrears received is 3,45,000. Further, you are given the following details relating to the earlier years to which the arrears of salary received is attributable to: 10-11, 11-12 and 12-13, 7-10, 8-25 and 9-50 taxable salary. Arrears now received 1-3, 1-1-7, 1-25. ये तीनों को आप ऐड करोगे, तो 345 फिगर आएगा। Compute the relief under section 89 and the tax payable for 25-26. Assume that Mr. Hari exercises the option of shifting out of default tax regime, मतलब ऑप्शनल टैक्स regime। आपको पास्ट ईयर के नीचे देखो स्लैब रेट्स दिए हैं। पास्ट ईयर के स्लैब रेट्स आपको दो तरीके से दिए हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हो वो सालों में तो स्लैब रेट्स ये हैं, एंड अदर देन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए ये स्लैब रेट्स है। अब दोनों में से यूज तो कोई भी एक ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम समझो अभी उसकी एज कितनी है, तो पास्ट ईयर्स में आप जाओगे तो उसकी एज कम होती जाएगी, तो आपको उसकी एज कैलकुलेट करनी पड़ेगी पहले कि उसकी एज, और इधर 2 मिनट रुक जाओ, 10-11 में क्या है, 11-12 में क्या है और 12-13 में क्या है। जो भी एज होगी अकॉर्डिंगली ये दोनों में से कोई भी एक स्लैब रेट लगेगा। मैं अभी कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो मुझे चाहिए कि आप खुद समझो। और एक चीज जो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप अगर पूरे साल में से समझो ये 24-25 आपका प्रीवियस ईयर है, पूरे साल में से आप एक दिन भी अगर सीनियर सिटीजन हो ना, एक दिन सिर्फ, तो समझ लेना कि आप लोगों को हम वो जो 3 लाख वाला स्लैब था ना ऑप्शनल के अंदर, वो अप्लाई कर देंगे। मतलब इवन इफ योर बर्थडे इज ऑन 31st मार्च, पूरे साल में आप कितने दिन सीनियर सिटीजन हो? एक दिन, और आप उसी दिन पे 60 इयर्स के हो रहे हो, आपको पूरे साल के लिए हम सीनियर सिटीजन ही मानेंगे। इधर ऐसा नहीं होता है कि 364 डेज यू आर नॉट सीनियर सिटीजन एंड 1 डे सीनियर, ऐसा नहीं। या तो सीनियर सिटीजन पूरा, या तो फिर अदर देन सीनियर सिटीजन। ये समझा? अभी आपकी एज कितनी है? यहां पे ये क्वेश्चन में हरी की 72, आपको पास्ट ईयर की सैलरी मिली है, तो तब आपकी एज कम हुई रहेगी ना। 10-11 में आपकी एज कम होगी रे, तो आपको तब की पहले एज निकालनी पड़ेगी, ताकि आपको तब के स्लैब रेट्स में पता चले कौन से अप्लाई करने हैं। और एक चीज, नीचे एक नोट दिया है, आपको पता है मैंने आपको बोला था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, कितना परसेंट है? HEC 4% है। पहले वही रेट 3% था पास्ट ईयर्स में, उसमें भी बाइफर्केशन था, एजुकेशन सेस 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस 1%। जो अभी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बन चुका है 4, आप इन दोनों को क्लब करके 3 भी कर सकते हो। अच्छा, ये वाले स्लैब रेट कौन से स्टेप्स में यूज होंगे? ये वाले स्लैब रेट्स 4 and 5। करंट ईयर के स्लैब रेट्स तो आप सबको पता ही है। अब आप लोगों को क्वेश्चन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर पूरा आएगा नहीं, सॉल्यूशन देखना नहीं, आप अपने हिसाब से अभी सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना रिलीफ मिलेगा। स्टार्ट।
अबे सैलरी चैप्टर निकालना, क्वेश्चन 1 ही है। फिफ्टीन मिनट्स हो चुका है, हो गया आप लोगों का? नहीं? और 15 मिनट्स है तुम्हारे पास। तुम्हारे बीच में डिस्कशन नहीं होना चाहिए, चुप बैठो। चलो हो गया। लास्ट 25 सेकेंड्स। चलो करते हैं डिस्कस अभी। पे अटेंशन। पहले तो मुझे बताओ, ये जो यहाँ पे लिखा है 11 12, ये क्या लिखा है? इसका मतलब प्रीवियस ईयर 10 11 हो गया, इधर प्रीवियस ईयर और इधर प्रीवियस ईयर। अब ये इस साल में आपकी एज कितनी थी हरी की? 50, इधर 50 और इधर। तो आपको समझ में आ रहा है, इधर ये वाले स्लैब रेट कुछ काम के नहीं है, यहाँ पे ये काम का नहीं है, और यहाँ पे ये वाला स्लैब रेट काम का नहीं है। कुछ समझा? सो पहले तो 58, 59 एंड 60 ये उसकी एज है, वो ध्यान में रखना। अब करंट ईयर की इनकम कितनी है? करंट ईयर 10,20,000, उसमें आप अरियर्स ऐड करो 345, 13 लाख, और उस पे आप टैक्स कैलकुलेट करो और HEC। इधर तो आप कहने से करंट ईयर के हिसाब से ही कैलकुलेशंस करोगे, बराबर। अब 219,500, 8780 ये टोटल हो गया। 1020 अरियर्स हटा के टैक्स कैलकुलेट करो, 120,640 हो गया। अब दोनों का डिफरेंस जो आया वो हो चुका आपका स्टेप नंबर 3 107,640। अब उसके बाद आपका स्टेप नंबर 4 और 5, ये देखो कैसे यहां पे प्रेजेंट किया है, 11 12, 12 13 एंड 13 14, इंक्लूडिंग अरियर्स एंड एक्सक्लूडिंग अरियर्स। तो आपका स्टेप नंबर 4 जो है ना, 1 2 और 3 ये तीनों का टोटल करोगे तो स्टेप नंबर 4 आएगा, जो आ रहा होगा आपका 3,91,400। एंड स्टेप नंबर 5 जो है 78, 1,02,485 एंड 1,18,450, तीनों को ऐड करो 299, तो ये आपका आ गया डिफरेंस। ये आपका स्टेप नंबर 6 है, ये 3 है, आपका रिलीफ आना चाहिए 15,455। समझा? क्लियर हुआ? कुछ डाउट हो तो पूछो। हाँ, कौन सा? ये वाला ना? नहीं आना चाहिए, क्योंकि या तो तूने स्लैब रेट गलत अप्लाई किया होगा।
तूने कैलकुलेशन कुछ गलत किया होगा, तो वो पॉसिबल मतलब हुआ होगा, पर वैसा आना तो नहीं चाहिए आपका। आपने गलत स्लैब रेट ही अप्लाई की है। ये बोल रहा है नहीं आया, तुम दोनों बोल रहे हो आया, ठीक है, पर वो गलत है। स्लैब रेट तो यही अप्लाई होने चाहिए। ओए समझा? क्लियर हुआ? चलो अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो सब लोग। अब एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, अलाउंसेस करके। अब अलाउंस क्या होता है, तो मैंने देखो आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, एक फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड फॉर ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस। सो फिक्स्ड अमाउंट रिसीव्ड फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस इज अलाउंस। अब मैं आप लोगों को अलाउंस में पहले तो एक सेक्शन करवा रहा हूं, सेक्शन नंबर 10(7) करके। कौन सा है सेक्शन? अब जब भी याद रखना, आपके सामने सेक्शन 10 आया ना, 10, कुछ ना कुछ चीज एग्जम्प्ट होने वाली है। क्या होने वाली है? एग्जम्प्ट। कुछ ना कुछ चीज एग्जम्प्ट होगी। सो 10(7) जो सेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ चीजें क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी। सेक्शन 10 में भी आपको, मतलब जब भी मैं सेक्शन 10 लिखूं फिर आगे कोई भी क्लॉज लिखूं, अभी 10(7) लिखा है, 10 आया ना, एग्जम्प्ट। सो अब सेक्शन 10(7) है। ये सेक्शन 10(7) के अंदर टोटल 3 कंडीशंस है। 3 कितनी कंडीशंस है? 3। पहला कंडीशन, एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, एम्प्लॉई, एंड थर्ड कंडीशन इज रेंडरिंग सर्विसेज। आती है आपको वो तीनों कंडीशंस? अब अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी? याद है आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन नंबर, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। और सेक्शन 9 अप्लाई हुआ, इसका मतलब दिस इनकम इज अक्रूड इन। याद आ रहा है ऐसा कुछ? मैंने इधर क्या एग्जांपल दिया था वो याद है? एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं, काम कहां करते हैं? आउटसाइड, बट काम किसके लिए कर रहे हैं? इंडिया के लिए। तो कहने से हमें इनकी सैलरी पे टैक्स चाहिए, और इसीलिए हमने सेक्शन 9 बनाया और उससे टैक्स ले लिया। अब देखो ये लोग 3 कंडीशन सैटिस्फाई होगी, तो कहने से हम लोगों को इनको कुछ बेनिफिट भी देना है। और हमने क्या रूल बनाया है? हमने बनाया सेक्शन नंबर 10(7), और 10(7) में हमने बोल दिया कि आपको जो भी अलाउंस मिलेगा ना, आपको जो भी परक्विजिट मिलेगा, ये सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जैम्प्ट। जो भी अलाउंस मिला, जो भी परक्विजिट मिला, अगर ये 3 कंडीशन सैटिस्फाई हो गई, एंटायर अमाउंट इज एग्जैम्प्ट। एंटायर अमाउंट इज एग्जैम्प्ट, मतलब कोई टैक्स लगेगा नहीं, कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। एंटायर अमाउंट इज एग्जैम्प्ट। सो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो फिर सारा अमाउंट क्या हो जाएगा? एग्जैम्प्ट। कोई भी अलाउंस मिला, कोई भी परक्विजिट मिला, सब कुछ एग्जैम्प्ट है, फुल्ली एग्जैम्प्ट। कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब टैक्स कौन सी चीज पे लगेगा पता है? बेसिक सैलरी हो गया, बोनस हो चुका, कमीशन हो चुका, ये सब चीजों पे टैक्स लगेगा। अलाउंसेस एंड परक्विजिट जो भी मिलेगा, एंटायर अमाउंट इज एग्जैम्प्ट। गया भेजे में? सो कितनी कंडीशंस हैं? पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एम्प्लॉई,
रेंडरिंग सर्विसेज, अगर ये 3 कंडीशंस क्या हो जाएगी, जो भी अलाउंस मिला एंड जो भी सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई भी अमाउंट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। ये गया भेजे में आपके। अब ये आपका पहला पॉइंट है 10(7) करके। अब इसके ऊपर अपने को एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका इसके साथ लिंक होता है, किसके साथ, रेसिडेंशियल स्टेटस के साथ। ध्यान देना, देखो ये क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन। पहले तो ये कौन है, एक इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेफ्ट इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन 31st March 24 ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कैनेडा। ही डिड नॉट विजिट इंडिया फॉर द ईयर 24-25, आया ही नहीं है इंडिया में। चलो पहले तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या, सब लोग अग्री कर रहे हो, तो ये नॉन रेसिडेंट बन गया। नाउ ही हैज रिसीव्ड फॉलोइंग इनकम्स फॉर द ईयर 24-25। पहले क्या मिला उसको, एंड दूसरा क्या मिला है, अलाउंस। अलाउंस भी कहने से एक टाइप का सैलरी है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, एज पर सेक्शन 9 दोनों पे टैक्स आना चाहिए, बट एक सेक्शन है 10 जिसके वजह से कहने से ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा और ये फुल्ली बैठा दिमाग में। अच्छा ये कौन है वो समझ में आ रहा है ना, एनआर है, एनआर। चलो अब इंटरेस्ट ऑन एफडी फ्रॉम बैंक इन इंडिया, एग्रीकल्चर इनकम नेपाल से एंड हाउस प्रॉपर्टी इनकम नेपाल से, नॉट टैक्सेबल। गया भेजे में, दो चीजों पे टैक्स आएगा, 5 lakhs एंड 1 lakh। ये भी टैक्सेबल था लेकिन 10(7) के वजह से क्या मिल गया, एग्जम्पशन। ये देखो 5 lakhs एंड 1 lakh, 6 lakhs पे टैक्स। पर पहले आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉन रेसिडेंट। सो इधर उसने लिखा है कि इज नॉन रेसिडेंट क्योंकि वो इंडिया में आया ही नहीं, तो अभी उसको कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, जो इनकम इंडिया में अक्रू हुई और जो इनकम इंडिया में रिसीव हुई। ये बराबर ना, फॉरेन इनकम्स पे उसको टैक्स नहीं लगेगा। और इधर देख रहे हो तो 10(7) का रेफरेंस भी दिया है कि जो भी उसको अलाउंस मिला वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर 10(7). बोलो क्लियर। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब आप लोग ये सिर्फ इतना लिख लो, नोट नंबर 1 अलाउंस क्या है और उसमें सेक्शन 10(7), और इधर से हम रेफरेंस दे सकते हो होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1। चलो अभी कल कंटिन्यू करेंगे, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउंसेस खत्म, नोट नंबर 4 डिडक्शन खत्म करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।